हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दीपक सिंह स्वागत करता हूं आपका संकल्प भारत पर। तो बेटा आज क्या करने वाले हैं, आज हम लोग करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 1, राइट। और पार्ट 2 करने के बाद आपका पूरा थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो जाएगा। आज के टॉपिक्स बेटा हमारे पास बेस बना देंगे कंप्लीट, और पूरा थर्मोडायनेमिक्स का पूरा फील आ जाएगा बेटा आपको आज, ठीक है ना। तो जिन भी बच्चों को प्रॉब्लम्स रहती है थर्मोडायनेमिक्स में, पक्का है सारे दोनों पार्ट देख लीजिएगा। 100% आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी बेटा। और जैसे हमेशा बोलता हूं, एक बार किसी बच्चे ने अगर वीडियो देख लिया तो कोई ऐसा टॉपिक नहीं मिलेगा जो उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, राइट। तो बच्चों देखो क्या करने वाले हैं हम लोग। तो हम लोग पार्ट 1 के अंदर पढ़ने वाले हैं। एक तो सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं पहले, कि हमारे पास कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं। उसके बाद वर्क डन बाय द गैस पढ़ेंगे बेटा, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, राइट। उसके बाद हम पढ़ेंगे जीरोथ लॉ। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम और इंटरनल एनर्जी। बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट्स बेटा। इंटरनल एनर्जी खुद में एक ऐसा टॉपिक है ना बेटा, कि बच्चों को ये टॉपिक एक्चुअली समझ में कभी आता ही नहीं है। मैं उन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करता हूं बेटा जिन पे बच्चों को दिक्कत होती है। देखिए आप लोगों भी समझ पा रहे होंगे, आप लोग हमेशा थर्मोडायनेमिक्स के अंदर वर्क डन बाय द गैस तो कर लेते हैं, ग्राफ पीवी के ग्राफ से क्वेश्चंस कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो भी हम बहुत सारे करेंगे। पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को इंटरनल एनर्जी में। और इंटरनल एनर्जी के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, सीपी और सीवी से रिलेट कैसे करेंगे, ये सारी बातें वो है बेटा जिसमें बच्चे को हमेशा कंफ्यूजन रहता है। तो मैं यही सारे कंफ्यूजन आपके आज दूर कर दूंगा बेटा, और आपको बहुत अच्छी तरह से फील हो जाएगा कि सर एक्चुअल में इंटरनल एनर्जी क्या है थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर, या थर्मोडायनेमिक्स के अंदर इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है सर, ठीक है बच्चों। चलें आगे, चलिए बेटा। तो आगे शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम की बेटा। टाइप्स ऑफ सिस्टम हमारे पास 3 तरह के होंगे बेटा, राइट। किसी भी पूरे थर्मोडायनेमिक्स मतलब हीट की जो स्टडी है ना बेटा, वो हम बात करेंगे किस तरह से करेंगे, सिस्टम्स के अंदर करेंगे। अब सिस्टम हमारे पास 3 तरह का होगा, या तो सिस्टम ओपन होगा, या सिस्टम क्लोज हो सकता है, या सिस्टम आइसोलेटेड हो सकता है। अब इन तीनों में किसकी बात होगी, इन तीनों में बात होगी हीट की और मास की। अब ऐसा सिस्टम जिसमें हीट और मास दोनों ट्रांसफर कर जाते हैं उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। जिसमें हीट भी ट्रांसफर हो सकती है और मास भी जा सकता है, हीट भी आ जा सकती है और मास भी जा सकता है, तो उससे ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम बोलते हैं। इसके बाद आता है क्लोज सिस्टम, जिसमें केवल क्या जा सकती है, हीट ट्रांसफर हो सकती है लेकिन मास ट्रांसफर नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम बेटा। मतलब ऐसा थर्मस जिससे हीट निकल रही है मेरे बच्चों, ऐसा थर्मस जिससे हीट निकल रही है। थर्मस तो है, चाय है उसके अंदर, लेकिन चाय जो है उससे हीट निकल रही है। ऐसा थर्मस नहीं है जिससे बिल्कुल भी हीट बाहर नहीं निकल रही, मतलब ठंडी होगी चाय। समझ पा रहे हो मेरी बात। थर्मस समझते हो, जिसमें हम चाय गर्म करने के लिए रखते हैं। जनरली हमारे पास आइडियल तो होता नहीं है कि बिल्कुल भी हीट बाहर नहीं निकले, हीट तो थोड़ी थोड़ी बाहर निकलती ही है, राइट। तो हीट बाहर निकल रही है ना, जब भी हीट बाहर निकलती है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो कैसा सिस्टम है, वो हमारे पास क्लोज सिस्टम है। और ऐसा सिस्टम जिससे ना तो मास जाएगा ना हीट जाएगी, ना तो मास का ट्रांसफर होगा ना हीट का ट्रांसफर होगा, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं बेटा आइसोलेटेड सिस्टम। समझ गए मेरे बेटा, पक्का। तो आइसोलेटेड मतलब क्या है सर, ना तो हीट बाहर जानी चाहिए ना मास बाहर जाना चाहिए। अब हम बनाते हैं परफेक्ट हीटर। अगर ऐसा है, परफेक्ट हमारे पास क्या है, परफेक्ट हमारे पास, राइट, समझ रहे ना आप बात, राइट। तो परफेक्ट हमने क्या ले लिया, हमने थर्मस ले लिया। ऐसा थर्मस लिया जिससे सर बिल्कुल भी हीट जो है ना सर वो बाहर नहीं जा पा रही है। और बिल्कुल भी अगर हीट बाहर नहीं जा पा रही है ना सर, तो अंदर जो चाय थी ना सर, वो जितना टेम्परेचर उसका पहले था ना उतना ही बाद में रहेगा। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है, थोड़ी थोड़ी हीट बाहर निकलती है। समझ गए बेटा, ठीक। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब आप समझ गए वैसे, जिससे ना तो हीट बाहर जाएगी और ना ही मास बाहर जाएगा। ओके, डन डन बेटा। 3 तरह के सिस्टम्स होते हैं, कभी भी आपको सुनाई दे तो आपको पता रहेगा कि सर ने हमें बता दिया था। वेरी गुड। अब आते हैं बेटा हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन पे। बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन लेंगे इंटरनल एनर्जी का, और फिर बहुत आगे जाके हम वर्क डन बाय द गैस के बाद क्वेश्चंस करेंगे इसके। सबसे पहले बेटा हीट क्या होती है, क्या होती है सर, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैंने पहले भी बताया था, दोबारा बताता हूं। हीट क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी, है ना बेटा। चाय का प्याला, हीट निकलती है ना बाहर, क्योंकि चाय का टेम्परेचर ज्यादा है तो हीट निकलेगी ज्यादा से कम की तरफ। और कब जाके रुक जाती है, जब इक्विलिब्रियम आ जाता है, थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाता है। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब सर दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाता है ना सर, उसको थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जब भी मेरे पास 2 सिस्टम है, दोनों का टेम्परेचर अगर सेम हो गया तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा बेटा। जब भी टेम्परेचर सेम होता है हीट का ट्रांसफर नहीं होता है, राइट। जैसे
पोटेंशियल सेम होने पे करंट का फ्लो, चार्ज का फ्लो नहीं होता है, बिल्कुल उसी तरह से टेम्परेचर सेम होने पर हीट का फ्लो नहीं होता है। इसलिए चाय जब ठंडी हो जाती है, उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर होता है, तो उससे हीट निकलना बंद हो जाता है। ओके बेटा, तो हमेशा हीट कहां से कहां फ्लो होती है सर? हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी फ्लो होती है। बहुत बढ़िया, ठीक। इसके बाद अब आते हैं बेटा सीधा हम कहां? थर्मल इक्विलिब्रियम आप समझ गए। इसके बाद आते हैं हम इंटरनल एनर्जी पर। अब थोड़ा सा समझिएगा इस बात को। इंटरनल एनर्जी क्या होती है बेटा? कहां हम इसको सर किस तरह से हम इसको स्टडी करेंगे? बेसिकली होगा क्या बेटा, अब जाके ना इस पूरे चैप्टर के अंदर ना जनरली हमने क्या लिया, ये ले लिया, ये हमने पिस्टन ले लिया बेटा, ये पिस्टन ले लिया पिस्टन। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने इसके अंदर गैस भर दी बेटा, समझिएगा आप मेरे बच्चा, मैंने इसके अंदर गैस भर दी, ठीक है। और ये गैस कौन सी है? आइडियल गैस। अब क्या होता है कि यहां पर हमारे पास जब हम बात करेंगे इंटरनल एनर्जी की, तो वो इंटरनल एनर्जी किन की है? इन पार्टिकल्स की है बेटा, इन गैस पार्टिकल्स की, इन गैस मॉलिक्यूल्स की है, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में कौन कौन सी एनर्जी होगी सर? दो तरह की एनर्जी होगी, काइनेटिक होगी और पोटेंशियल होगी। सर ये पार्टिकल भगेंगे ना सर, इधर उधर भगेंगे तो काइनेटिक होगी, और दोनों के बीच में कोई ना कोई सेपरेशन होगा, दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, रिपल्शन है, तो वहां पर फोर्स भी होगा। लेकिन अब हमें क्या करना है कि अब इस पूरे आने वाले पूरे चैप्टर के अंदर हमें क्या करना है बेटा कि दोनों के बीच में क्या करना है? नेग्लेक्ट द स्मॉल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन द गैस, सो द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज जस्ट द सम ऑफ, मतलब हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है ना बेटा, इनके बीच में हमें क्या करना है? फोर्स को हमें नेग्लेक्ट कर देना है। फोर्स को नेग्लेक्ट कर दोगे ना बेटा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी बेटा। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि इंटरनल एनर्जी जो है ना बेटा, इंटरनल एनर्जी वो एक्चुअल में क्या है? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। अब हम क्या कर रहे हैं? हम फोर्सेस को क्या कर रहे हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं, उनके बीच में लगने वाला फोर्स नेग्लेजिबल है, तो दैट पोटेंशियल एनर्जी जीरो। तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी जो है वो केवल हमारे पास क्या मिलेगी? दैट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। समझ गए क्या? ठीक है। So the internal energy of the gas is just the sum of the kinetic energies associated with various random motion of its molecules. ठीक है। तो आज के बाद अब आपको याद रखना है बेटा, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमें क्या करना है, ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं, इन सब का हमें क्या करना है? इन सब का हमें जो फोर्सेस हैं इनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसको नेग्लेक्ट कर देना है। तो वहां पर पोटेंशियल जैसा कोई कॉन्सेप्ट अब नहीं आएगा, पोटेंशियल एनर्जी। और जब कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो केवल हम ये मान के चलेंगे कि जो इंटरनल एनर्जी है ना, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक जगह बैठा तो रहेगा नहीं, वो तो घूमते रहेंगे, रैंडम मोशन करते रहेंगे। तो सो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दैट इज इंटरनल एनर्जी। याद रहेगा? याद रहेगा बेटा। तो इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आई कि सर इंटरनल एनर्जी के नाम पर ना सर केवल कौन होती है? अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। डन? चले बेटा आगे, पक्का? चलो तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट आता है हमारे पास जीरोथ लॉ। क्या होता है सर जीरोथ लॉ? बहुत प्यारा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पहले एक बात और बोली गई कि यार थर्मल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आता है तो उसको ना एक ऐसा लॉ बनाओ जो फर्स्ट लॉ से भी पहले आए। अब फर्स्ट लॉ से भी पहले आए तो फर्स्ट लॉ से भी पहले आए तो ऐसा क्या होगा? तो उसका नाम रखा गया जीरोथ लॉ। ठीक है, तो जीरोथ लॉ क्या है बेटा? देखिए, टू और मोर सिस्टम्स आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, right, and there is no exchange of the heat energy between them when they are brought in thermal contact। ठीक है, अब सुनो बेटा, ध्यान से सुनना। क्या बोलता है ये जीरोथ लॉ में? केवल ये बोलता है कि अगर मान लीजिए मेरे पास यहां पर तीन सिस्टम्स है बेटा, ये ए है, ये बी है और ये सी है बेटा। ठीक है, ये हमारे पास तीन सिस्टम्स हैं। इन तीन सिस्टम्स के अंदर बेटा दो वॉल लगी हुई है, देखो ध्यान से। एक वॉल ये रही और एक वॉल ये रही। दिख रही है क्या आपको? मैं बना दूं वापस? चलो मैं बना देता हूं। एक वॉल तो ये रही और एक वॉल मेरे पास ये रही। ये देखो, एक वॉल ये रही मेरे पास। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है? अब ये बोला जा रहा है कि सर हमारे पास ना यहां पर ये जो वॉल है बेटा, इसको देखो ध्यान से। तीन सिस्टम्स है, इन तीन सिस्टम्स में से ये वाली जो वॉल है ना, ये वॉल कौन सी है? ये वॉल है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक वॉल, एडियाबैटिक वॉल, या फिर आप इसको इंसुलेटिंग वॉल भी बोल सकते हो। इंसुलेटिंग वॉल
मतलब क्या है इसका मतलब ये बेटा कि ए से बी में हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, ये है इसका मतलब। तो एडियाबैटिक वॉल का मतलब क्या है? जो हीट का ट्रांसफर ना होने दे, राइट। तो हीट का और मास का ट्रांसफर यहां पर नहीं होगा, मास का तो वैसे भी नहीं होगा, तो हीट का ए से बी में ट्रांसफर नहीं हो, इसलिए ये इंसुलेटिंग वॉल लगा दी गई है और जिसको हम एडियाबैटिक वॉल भी बोलते हैं। और यहां पर ये जो वॉल है ना बेटा, ये वाली, ये वॉल कैसी है? ये है डाईथर्मल। डाईथर्मल वॉल या फिर आप इसको कंडक्टिंग वॉल भी बोल सकते हो, कंडक्टिंग वॉल, ठीक है बेटा, जिससे हीट का ट्रांसफर हो सकता है। पूरी हमारे पास वॉल है, ये कौन सी है? ये हमारे पास डाईथर्मल है, जिससे हीट का ट्रांसफर हो सकता है, ठीक। अब हमने देखो अब क्या बोल रहा है ये बोलता है बेटा कि अगर हमारे पास ए से बी सी की तरफ, ए और सी, देखो टेम्परेचर अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर मान लीजिए मेरे पास टी ए जो है, राइट, टी ए मेरे पास क्या है? ज्यादा है टी सी से, और टी बी भी हमारे पास क्या है? और टी बी भी हमारे पास क्या है? ज्यादा है टीसी से, राइट। अब ये बोला जा रहा है, या फिर अगर ज्यादा नहीं भी मानोगे ना बेटा, तो मान लीजिए मैं मान के चलता हूं कि यहां से टेम्परेचर ज्यादा है, तो ये टेम्परेचर ज्यादा होगा तो हीट बाहर निकलेगी, ठीक है सर। अब क्या हुआ कि जैसे हीट बाहर निकलेगी तो हमने मान लिया ए और बी थोड़ी देर बाद इस सी के साथ किस में आ जाएंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। मतलब सर ए से सी की तरफ या सी से ए की तरफ हीट का ट्रांसफर तब तक होता रहेगा सर जब तक कि इन दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाए, ठीक है। इसी तरह से सर बी, और देखो इधर तो हीट जा नहीं सकती सर, तो बी और सी का भी टेम्परेचर तब तक फ्लो होता रहेगा सर जब तक कि थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं मिल जाए। इसका मतलब इसका, इसका और इसका आफ्टर सम टाइम इन तीनों का, ये देखो ये इसके साथ किस में आ गया? थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया। मतलब मैं बोल सकता हूं कि सर हमारे पास टी ए जो है ना सर, उसका टेम्परेचर टी सी के बराबर हो चुका है, ठीक है। इसी तरह सर टी बी जो है ना सर, उसका टेम्परेचर टी सी के बराबर हो चुका है थोड़ी देर बाद, राइट। तो यहां पर आप ये बोल सकते हो सो दैट टी ए बराबर टी बी भी होगा, ठीक है बेटा। ये हमारे पास जीरो लो बोल दिया। तो क्या बोला गया देखो, इफ टू सिस्टम्स ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड सिस्टम सी, so it is confirmed that the A and B will also be in the thermal equilibrium with each other, ठीक है बेटा, कंप्लीट है, जीरो लो कंप्लीट। तो कुल मिला के A अगर C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और B भी C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो 100% A और B के बीच में भी थर्मल इक्विलिब्रियम होगा, कंफर्म, डन। चाहे यहां पर एडियाबैटिक वॉल हो, लेकिन अगर ये कनेक्ट है तो 100% इनके बीच में क्या मिल जाएगा? इक्विलिब्रियम होगा, तो A और B भी एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। क्लियर? क्लियर है बेटा। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है जीरोथ लॉ, ठीक। आगे चलें, चलो बेटा आगे चलते हैं। अब आता है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लॉ। क्या है इंपॉर्टेंट लॉ? बेसिकली लॉ नहीं है, ये हमारे पास एक कैलकुलेशन वाला पार्ट है जहां से अब कैलकुलेशन हमारी शुरू हो जाएगी। दैट इज वर्क डन बाय द गैसेस। वर्क डन बाय द गैस में क्या करने वाले हैं? देखिए सबसे पहले बेटा यहां पर हमारे पास एक पिस्टन दिया हुआ है ना, आपको ये दिया हुआ। अब हमने क्या किया, अंदर गैस मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे, अंदर बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इसको मैं फिल कर देता हूं, ये देखो अब क्या किया जा रहा है। अब बेटा मान लीजिए हमने इसको नीचे से क्या दिया, हमने इसको एनर्जी दी, हीट दी। तो जैसे हमने इसको हीट दी तो बताओ क्या होगा सर, यहां पर हमारे पास ना ये क्या करेगा, ये हमारे पास इस तरह से गैस जो है वो इस पर प्रेशर लगाएगी, ये लगाएगी। बेटा ब्लैक कलर से ही कर लेता हूं ना, आपको दिख जाएगा ब्लैक से, ठीक। तो जैसे ही गैसेस हमारे पास इस पर फोर्स लगाएगी, देखो लगाएगी ना, गैसेस फोर्स लगाएगी इस पिस्टन पर। नीचे से हमने इसको बर्नर से मानो टेम्परेचर दिया तो हीट मिली, इसको हीट एनर्जी मिली, तो अब ये गैसेस वर्क करेगी। गैसेस वर्क करेगी तो क्या होगा, पिस्टन थोड़ा ऊपर चला जाएगा। ये लो, ये पिस्टन जो है, ये पिस्टन थोड़ा ऊपर चला गया, ये लो। अब ये पिस्टन ऊपर चला गया तो कितना ऊपर चला गया सर, ये मान लीजिए dx ऊपर चला गया, ठीक है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, a है। अब पिस्टन अगर dx ऊपर चला गया तो मैं अगर आपसे पूछूं बेटा कि वर्क कितना हुआ है, तो सर यहां पर ना वर्क डन बाय गैस कितना हुआ है बेटा। ये अगर dx डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं तो क्या थोड़ा सा वर्क हुआ है क्या? हाँ सर, थोड़ा सा वर्क हुआ है। कितना वर्क सर? dw। तो वर्क बराबर होता है सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया, गैसेस ने इस डायरेक्शन में लगाया, तो सर ये फोर्सेस है हमारे पास गैस का, राइट, इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, dx। और सर होता है f वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब दोनों की डायरेक्शन क्या है, देखिए एफ जी इंटू dx कॉस थीटा। और थीटा कितना है बताइए मुझे, थीटा कितना है बेटा? सर थीटा ना हमारे पास यहां जीरो है सर, क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए आपने फोर्स, गैसेस ने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो फोर्स
और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, बिल्कुल सर। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 0, तो यहां पर कितना आ चुका है, यहां पर आ चुका है सर एफ जी इंटू डी एक्स, बहुत बढ़िया, दैट इज डी डब्ल्यू। ठीक, क्लियर है बच्चों, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, ये आ गया हमारे पास डी डब्ल्यू बराबर एफ डी एक्स। ठीक, आगे चलें। अब बात आती है बेटा कि हमारे पास इसी से रिलेटेड हम बात करें थोड़ा सा और, इसको ना बढ़ाते हैं। चलो अभी इसको ब्रैकेट बंद नहीं करेंगे, इसका थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाएंगे। बेटा मुझे बताइए कि हम इस फोर्स को, राइट, दैट इज फोर्स बाय द गैसेस ऑन दिस पिस्टन को हम क्या लिख सकते हैं सर? इसको प्रेशर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं सर। हमें पता है प्रेशर बराबर होगा सर फोर्स अपॉन एरिया, तो दिस एफ जी अपॉन एरिया। गैसेस फोर्स लगा रही है, राइट, कितने एरिया पर? ए एरिया पर। ठीक है, तो यहां से एफ जी बराबर कितना हो जाएगा सर? एफ जी बराबर हो जाएगा पी इंटू ए, ये लीजिए पी इंटू ए, तो दैट इज पी इंटू ए डी एक्स हो जाएगा, राइट बेटा। अब यहां से डी डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा सर? दैट इज ए इंटू सर हमारे पास एरिया, ये एरिया हमारे पास कितना है? एरिया हमारे पास ए है, एरिया हमारे पास ए है, और dx कितना शिफ्ट हुआ है? dx शिफ्ट हुआ है, तो सर इसका वॉल्यूम जो होता है ना सर, वो होता है a इंटू डी एक्स। अब अगर dx शिफ्ट कर रहे हो तो dv हो जाएगा, ये लो, तो dv बराबर कितना हो जाएगा? a dx, राइट। तो यहां पर बेटा a dx क्या है सर? a dx चेंज इन वॉल्यूम है सर, समझ गए बेटा? a dx क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। तो यहां से क्या मिल जाएगा सर? यहां से मिल जाएगा दिस इज p डेल्टा v या p dv, समझ गए बेटा? समझ गए क्या? अब इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए आप, ये लीजिए। तो हमारे पास वर्क डन का बहुत प्यारा फॉर्मूला आ चुका है, जिसको अब आप हमेशा याद रखना है बेटा। बहुत सारे हम क्वेश्चंस करेंगे कि वर्क डन बाय द गैसेस कितना होता है सिस्टम मुझे बताइए, वर्क डन बाय द गैसेस ऑन द पिस्टन यहां कितना निकल के आया? दैट इज पी डेल्टा वी, समझ गए ना? ये वर्क कौन सा है बेटा? क्या सराउंडिंग के थ्रू पिस्टन पर है या गैसेस के थ्रू पिस्टन पर है? तो सर ये जो वर्क है ये गैसेस की वजह से पिस्टन पर है सर। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि गैस जो है वो वर्क कर रही है और सराउंडिंग की तरफ, ठीक है, डन बच्चों। तो मतलब हमारे पास ये वर्क समझ आ गया आपको, कौन सा वर्क है ये दिस इज द वर्क डन बाय द गैसेस है। ये बात याद रखिएगा बेटा, ये बात मत भूलिएगा, वर्क डन बाय द गैसेस, दिस इज वर्क डन बाय गैस। ठीक, याद हो गया? ठीक, दैट इज पी डेल्टा वी। अब यहां से हम क्या करेंगे बेटा? वर्क को डिफाइन करेंगे। वर्क कितने टाइप का होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, तीन तरह की हम बातें करेंगे। कैसे करेंगे? इसी डायग्राम को देखते रहिए आप, इसी डायग्राम से हम खेल खेलेंगे। देखिए देखिए बेटा क्या करना है। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ वर्क में हमारे पास एक होगा पॉजिटिव वर्क, एक होगा हमारे पास जीरो वर्क, और एक होगा हमारे पास नेगेटिव वर्क। ठीक, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सुनिए ध्यान से। सबसे पहले हमारे पास, चलो पहले एक मैं इसका सेपरेशन कर देता हूं, पीडीएफ आपको मिल ही जाता है बेटा, ठीक है ना। चलिए, तो पॉजिटिव वर्क को देखिए सबसे पहले। तो पॉजिटिव वर्क कब बोला जाएगा? जब हमारे पास ये जो सिस्टम था बेटा, ये जो सिस्टम था, इसमें हमारे पास ये पिस्टन जब ऊपर जाएगा, बताइए मुझे, पहले वॉल्यूम अगर V1 है तो जब ये पिस्टन ऊपर चला गया तो अब वॉल्यूम V2 हो जाएगा ना, वॉल्यूम V2 हो जाएगा। हाँ सर, तो हमारे पास dW बराबर क्या था सर? दैट इज PdV, और PdV हमारे पास क्या हो जाएगा? P V2 माइनस V1। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, ये बातें हम कर रहे हैं कब? प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है ना। प्रेशर क्या है? प्रेशर कांस्टेंट। अब बताओ P V2 माइनस V1। अब यहां से मुझे बताओ V2 ज्यादा है ना, तो V2 ज्यादा है तो ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा सर? ये आंसर जो है ना सर वो पॉजिटिव आएगा। ये तो पॉजिटिव वर्क कब होगा? जब हमारे पास V2 क्या होगा? ग्रेटर देन V1 होगा। तो जब V2 ग्रेटर देन V1 होता है तो वर्क हमेशा पॉजिटिव मिलता है, ठीक है। अब यहां देखो बेटा, यहां पर यह है कि हमारे पास ये वही सिस्टम है, इसमें देखिए बेटा, इसमें हमारे पास किसी भी तरह का वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है। वॉल्यूम में अगर चेंज नहीं होगा तो क्या होगा? तो सर dW बराबर P dV होगा सर दैट इज P V2 माइनस V1 होगा सर। अगर किसी भी तरह का वॉल्यूम में चेंज नहीं है सर, वॉल्यूम में चेंज अगर नहीं है, मतलब हमारे पास V1 बराबर अगर V2 है, तो यहां पर V2 माइनस V1, इसको V बोल दूं चलो, राइट। तो V2 भी V है और V1 भी V है, तो कितना मिला बेटा? जीरो मिला, समझ गए क्या? तो जीरो वर्क कब मिलेगा सर? वो तब मिलेगा जब V1 बराबर V2 के होगा। तो उस कंडीशन में मतलब देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम में किसी भी तरह का चेंज नहीं हो रहा है तो सर हमेशा वहां पर वर्क डन जीरो होगा। अब आप बेटा पूरे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमेशा याद रखिएगा कि अगर सिस्टम के अंदर गैसेस की वजह से किसी भी तरह का चेंज इन वॉल्यूम नहीं हो रहा है,
तो समझ जाना कि वहां पर क्या जीरो है, वहां पर हमारे पास वर्क डन जीरो है, वर्क डन बाय द गैसेस जीरो है। ठीक, थर्ड हम बात करते हैं। थर्ड देखिए, ये हमारे पास पिस्टन, राइट, ये V1 है बेटा, और ये हो गया मेरे पास V2। ये देखो, अब बताओ वॉल्यूम कम हो गया ना? बिल्कुल सर, वॉल्यूम कम हो गया है। तो सर V2 जो है ना सर, वो कम है इस बार V1 से। तो बताइए DW बराबर क्या होगा सर? PdV, दैट इज P V2 माइनस V1। और सर इस बार ना सर V2 जो है वो कम है सर, तो 2 माइनस 5 कितना होगा? -3। समझ गए आप? तो मतलब हमारे पास आंसर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। डन मेरा बच्चा? तीनों वर्क समझ आ गए, कब पॉजिटिव होगा, कब जीरो होगा, कब नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात है बेटा वॉल्यूम की, वॉल्यूम अगर बढ़ जाता है ना, वॉल्यूम अगर बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में तो वर्क पॉजिटिव होगा। वॉल्यूम में किसी भी तरह का चेंज नहीं होता है तो उस कंडीशन में वर्क जीरो होता है। और वॉल्यूम अगर घट जाता है बेटा तो उस कंडीशन में वर्क डन नेगेटिव होता है। ये तीनों बात समझ में आ गई होगी मेरे बच्चों को। क्लियर? क्लियर है बेटा? राइट। और एक छोटी सी बात और बोलूंगा बेटा, मेहनत आप सभी लोग कर ही रहे हैं, देखिए, ठीक है ना, अपने आसपास मतलब लगना चाहिए कि हाँ, देखिए हर तरफ ना, अब आपके कमरे के अंदर हर तरफ ना बेटा केवल फॉर्मूले फॉर्मूले होने चाहिए बस। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मतलब ऐसा होना चाहिए कि आप ना पूरा, जब आप पूरे रूम को अब ध्यान से देखो तो आपकी चीजें ना थोड़ी थोड़ी रिवाइज हो जाए। जो की पॉइंट्स है ना सारे, वो आपके रूम के अंदर होने चाहिए बेटा। ठीक है, आप स्टिक्स लाते हो ना, ग्रीन रेड ब्लू, ये स्टिक्स मिलती है ना, छोटे छोटे पेपर्स मिलते हैं, तो इनको लेके आओ। और वो फॉर्मूले ना, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि वो जब तक आप बार बार देखोगे नहीं ना बेटा, तब तक वो चीजें माइंड में सेट होगी नहीं। तो वो बार बार दिखनी चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। ऐसा नहीं कि आपने एक बार देखा और फिर बाद में आप एग्जाम के 2 दिन पहले देख रहे हो, नहीं, वो रोज आपको दिखने चाहिए, उनसे रोज आपकी मुलाकात होनी चाहिए। समझ गए बेटा? राइट, ठीक है। तो मेहनत का बादल बना दो, और मेहनत का बादल अगर बन गया तो सफलता की बारिश होनी निश्चित है बेटा। समझ गए मेरे बच्चों? ठीक है, बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर ये बातें समझ में आ जाती है ना बेटा, तो लाइफ में 100% आगे जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और जिस दिन आप पढ़ाई नहीं करो, मेरी बात समझना बेटा, मैं एक बात और बोलूंगा आपको, क्योंकि बच्चों ने बोला था सर थोड़ा सा मोटिवेशन भी दे दिया करो। हमेशा याद रखना बेटा, जब भी आपको लगे ना कि सर हमने पढ़ाई की है कि नहीं की है, तो एक बार ना कांच के सामने खड़े हो जाना, और कांच के सामने खड़े होकर ये बात करना कि आज ना शाम, जब आपका पूरा दिन निकल जाता है, तो रात में कांच के सामने खड़े होकर ये बात करना कि आज मैंने पढ़ाई की है। और जब आप ये बात बोलोगे ना बेटा कांच के सामने, तो आपकी आंखें अगर बिल्कुल सामने आपकी परछाई को देख रही है, सामने मिरर में आपकी इमेज को अगर देख पा रही है, आप अगर कांच में आंखों से आंखें डाल के अगर बात कर पा रहे हो, तो समझ लेना कि आपने क्या किया है, आपने पढ़ाई की है। और अंतर आत्मा से ना बेटा वो फील आपको आएगी। और अगर आपने पढ़ाई नहीं की होगी तो बेटा गारंटी है मेरी, आप आंख से आंख नहीं मिला पाओगे। जब आप ये बोलोगे ना आज मैंने पूरे दिन बहुत तन मन से पढ़ाई की है, मजा आएगा, मैं बता रहा हूं आपको। ये छोटी छोटे पॉइंट्स हैं बेटा, ये छोटे छोटे पॉइंट्स ना बड़ा बड़ा लाइफ में आगे जाने में बड़ा रोल प्ले करेंगे आपके, देखना। ठीक। और अगर कोई बच्चा मेहनत करता है बेटा, देखिए मेहनत तो सभी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैं ये बोलता हूं कि मेहनत करो, ठीक है ना, अपनी तरफ से पूरी मेहनत करो। काश वर्ड अपनी लाइफ से हटा देना बस। काश एग्जाम के बाद ये नहीं बोल पाओ आप कि काश मैं थोड़ा सा मेहनत और कर लेता। अगर आपने ये कर लिया बेटा, तो गारंटी है मेरी, कुछ भी हो आपको जस्टिफिकेशन होगा, और आप एक कॉन्फिडेंस फील करेंगे कि हाँ यार मैंने मेरी मेहनत पूरी करी। ठीक है, और मजा आएगा जीने का। ठीक, चलो डन बेटा, ये बात क्लियर है तीनों। चलो बेटा अब आगे चलते हैं फटाफट जल्दी से। क्या है सर? अब हमारे पास है वर्क की बात करते हैं बेटा, क्वेश्चंस करेंगे। वर्क में हमने देखा सर कि हमारे पास DW बराबर ना सर, DW बराबर आया है PdV। ठीक है, यही आया था। ठीक, अब यहां से बेटा 2 कैटेगरी में मैं डिवाइड कर रहा हूं इसको, 2 तरह के क्वेश्चन हम बनाएंगे। कैसा? पहला मैं लिख रहा हूं P वेरिएबल है, P वेरिएबल है, और दूसरा मेरे पास P कांस्टेंट है। जब मेरे पास P कांस्टेंट होता है ना बेटा, तो मुझे किसी तरह की टेंशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि सर P कांस्टेंट होता है तो सर आप DW बराबर PdV लिख दिया करते हो, और DW बराबर P तो कांस्टेंट है सर, चेंज V में हो रहा है, तो इसको आप V2 माइनस V1 लिख दिया करते हो, और सर इसको आप सॉल्व करके आंसर निकाल लिया करते हो। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, समझ में आई मेरे बेटे कोई बात? बहुत बढ़िया। तो इस तरह से जब भी प्रेशर कांस्टेंट होगा, बिल्कुल जैसे मैं पढ़ा रहा हूं बेटा वैसे आप इसको बहुत दिमाग में सेव कर लीजिए, और कॉपी में अगर नोट करते हैं तो नोट कर लीजिए। ठीक है ना, मजा आएगा, इनसे क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ा अच्छा लगेगा आपको। तो DW बराबर PdV, अगर प्रेशर कांस्टेंट है
तो dw बराबर क्या आ जाएगा, pv2 माइनस v1 आ जाएगा। क्लियर, डन। यहां पर देखिए, यहां पर क्या है हमारे पास, यहां पर हमारे पास है कि अगर मेरे पास p क्या है, p मेरे पास वेरिएबल है बेटा, p वेरिएबल है तो क्या होगा बताओ, तो सर p अगर वेरिएबल है ना सर, तो हमारे पास dw होता है सर, dw बराबर pdv होता है, dw बराबर pdv होता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। ठीक है, अब अगर pdv होता है तो बेटा हम क्या करें सर, p इस बार वेरिएबल है सर, इस बार कांस्टेंट तो है नहीं, तो इस कंडीशन में बेटा हम इंटीग्रेशन करते हैं, और इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो बताइए मुझे इंटीग्रेशन ऑफ pdv क्या होगा। अब p कांस्टेंट तो है नहीं कि बाहर निकाल लें, नहीं सर, तो इस कंडीशन में हम क्या काम करते हैं सर, हम निकालते हैं एरिया, एरिया अंडर पीवी कर्व, और एरिया अंडर पीवी कर्व, और पीवी कर्व जो होता है बेटा, पीवी कर्व को बोला जाता है क्या, इंडिकेटर डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको, इंडिकेटर डायग्राम। ठीक है बेटा, तो कभी भी इंडिकेटर डायग्राम अगर कहीं आ जाए लिखा हुआ, समझ जाना प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, अब बात आती है यहां पर, तो क्या करना है बेटा, जब भी हमारे पास प्रेशर वेरिएबल है तो हमें एरिया अंडर द पीवी कर्व निकाल लेना है और हमारा आंसर हमारे सामने आ जाएगा। क्लियर है ना, क्लियर है। फॉर एग्जांपल दे देता हूं आपको, मान लो बेटा हमारे पास ऐसा ग्राफ है, ये V है, ये P है, ये देखो ये प्रोसेस ऐसा है A से B। अब बताओ क्या हो रहा है हमारे पास, A से B प्रेशर बढ़ रहा है ना, हाँ सर। क्या प्रेशर कांस्टेंट है क्या, नहीं है सर, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो क्या होगा, तो सर हमें एरिया निकालना है सर। कौन सा एरिया निकालोगे, पहले इन दोनों पॉइंट्स को नीचे मिला दो, ये मिला दो, ये मान लीजिए V1 है, ये V2 है, तो अब आपको क्या कर लेना है बेटा, एरिया निकाल लो, ये लो, ये ट्रायंगल बना लो, ये रेक्टेंगल बना लो, सॉल्व कर लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी क्वेश्चन कराऊंगा बहुत सारे में। ठीक है, यहां पर एग्जांपल दे दीजिए सर, ये लो बेटा, मेरे बच्चों को एग्जांपल की तो मैं ढेर लगा दूंगा बेटा, टेंशन क्यों लेते हो आप लोग। ये मेरे पास प्रेशर है, पास्कल में ले लीजिए। अब बताइए बेटा, इसमें बताइए A से B बताओ सर, यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है सर, और प्रेशर कांस्टेंट है तो कुछ करना ही नहीं है ना बाबू। कैसे सर, हमारे पास वर्क निकालना है, P तो कांस्टेंट है सर, V2 माइनस V1 कर देंगे, हमारा सॉल्व हो जाएगा सर, आंसर आ जाएगा हमारा। क्लियर है ना बेटा, तो इस तरीके से आप चीजें आपको मिलने वाली है और बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बेटा शुरू करें, चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं फटाफट। देखिए, What will be the sign of positive negative जीरो, डेल्टा U एंड डेल्टा W। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहले देखिए क्या बोल रहा है सर, P और V। सर हमने देखा सर वर्क डन निकालना आता है सर हमें, P dV होता है। ठीक है सर, P कांस्टेंट है, बहुत बढ़िया बेटा, P कांस्टेंट है सर, V2 माइनस V1 होगा, और सर यहां पर वॉल्यूम बढ़ रहा है सर। देखिए बेटा, यहां वॉल्यूम V1 है, यहां वॉल्यूम V2 है, क्या वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्या वॉल्यूम बढ़ रहा है क्या, हाँ सर वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा सर, पॉजिटिव आएगा। बहुत बढ़िया, अगर वर्क पॉजिटिव आएगा तो वर्क का साइन तो हमें मिल गया। ठीक है राइट, देखो वॉल्यूम क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है ना, यहां V1 है, यहां V2 है, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। ठीक सर, वर्क तो पॉजिटिव हमें मिल गया सर, इंटरनल एनर्जी का क्या करेंगे। अब आपको याद रखना है बेटा हमेशा, इंटरनल एनर्जी इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी के लिए किसको देखना है, इंटरनल एनर्जी के लिए टेम्परेचर को देखना है, किसको, टेम्परेचर को देखना है। समझे बेटा, इंटरनल एनर्जी के लिए किसको देखना है, हमेशा टेम्परेचर को, यह बात याद रखिएगा। क्यों सर, क्योंकि बेटा हमेशा याद रखिए, टेम्परेचर अगर बढ़ रहा होगा ना सिस्टम का, तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रही होगी। ये है इंपॉर्टेंट बात। क्या बात है इंपॉर्टेंट, कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रही होगी। तो इसीलिए मैंने बोला है कि जब भी इंटरनल एनर्जी के लिए टेम्परेचर, कि हमें क्या देखना है, इंटरनल एनर्जी के लिए टेम्परेचर को देखना है। राइट, अब कैसे देखेंगे सर, अरे बेटा देखो, पीवी बराबर इसी जगह आ जाया करो आइडियल गैस इक्वेशन पर, एनआरटी होता है ना जी सर। क्या कांस्टेंट है सर, प्रेशर कांस्टेंट है सर, एन कांस्टेंट है सर, आर कांस्टेंट है सर, क्या मिला, वी प्रोपोर्शनल टू टी। सर वी बढ़ रहा है सर, टी भी बढ़ेगा सर, और टी बढ़ेगा सर, डेल्टा यू भी बढ़ेगा सर, मतलब डेल्टा यू पॉजिटिव होगा सर। समझ गए क्या, समझ गए मेरा बच्चा, बहुत बढ़िया। क्या बोला मैंने, बड़ी छोटी सी बात बोली है कि इंटरनल एनर्जी को जब भी देखना है, किसको देखना है, इसके लिए हमेशा टेम्परेचर को देखना है। टेम्परेचर घट रहा है तो इंटरनल एनर्जी घट रही है, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रही है। क्लियर, क्लियर बच्चा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक एक करके क्वेश्चन उड़ाते हैं बेटा।
मजा आएगा। देखो कैसे खत्म करेंगे चीजों को। व्हाट विल बी द साइन ऑफ, यहां बता बेटा, यहां पर बताइए सर। यहां वॉल्यूम कांस्टेंट है सर, dw बराबर p dv होता है सर। यहां पर हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है तो जीरो होगा सर, तो वर्क डन तो जीरो आ गया है सर। ठीक है बेटा, अब इंटरनल एनर्जी पर आते हैं सर। हम पहुंच जाते हैं pv बराबर nRT पर। सर यहां वॉल्यूम कांस्टेंट है सर, nr कांस्टेंट है सर, तो p प्रोपोर्शनल टू t है सर। प्रेशर बढ़ रहा है सर, और प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा सर, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी सर, और इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव आएगी सर। खत्म सर, खत्म सर। क्लियर मेरा बेटा? बेटा बच्चे ना लिंक ही नहीं कर पाते, कभी उनको समझ ही नहीं आ पाता, इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट ही कभी उनको समझ नहीं आ पाता। तो मैंने आपको समझा दिया बेटा, इंटरनल एनर्जी क्या है, दैट इज इंटरनल एनर्जी इज द काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, पार्टिकल बहुत तेज तेज भाग रहे हैं। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो बहुत तेज तेज भागेंगे ना पार्टिकल, पहले सुस्त बैठे हुए थे, अब टेम्परेचर बढ़ने लगा, धीरे धीरे भागने लगे, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तेज होते जाएंगे। समझ गए मेरा बच्चा, समझ गए? एक्शन करते समझ जाते हो आप। ठीक, चलो, मुझे पता है बेटा, मुझे पता है आप लोगों को ना क्या किस तरह की चीजें चाहिए और क्या चाहिए आपको, वो मुझे पता चल जाता है बेटा। ठीक है ना, मेरे बच्चे किस तरह की स्टडी चाहते हैं ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से परख लेता हूं। ठीक, तो जब तक ना आपको थोड़ा सा करके नहीं दिया जाए ना, बिल्कुल मनोरंजन करके, तब तक आपको चीजें समझ आती नहीं है। देखो इधर, और सही है, सही है, कोई नहीं, हमें कैसे भी करें हमें समझ में आना चाहिए बस। कैलकुलेट वर्क डन बाय द गैस फॉर द गिवन ग्राफ। बेटा ये हमारे पास P है और ये V ग्राफ है। ठीक है सर, हमें वर्क डन निकालना है ना बेटा। मुझे बताइए सबसे पहले यहाँ P कांस्टेंट है क्या? अच्छा, ये ग्राफ इधर जा रहा है, जब भी एरो अगर नहीं लगे समझ जाओ गड़बड़ है, एरो दिया जाना चाहिए, ये एरो इस तरफ दिया हुआ है। ठीक है सर, मतलब सिस्टम में इधर से इधर जाया जा रहा है, और जब सिस्टम में इधर से इधर जाया जा रहा है तो यह वॉल्यूम घट रहा है कि बढ़ रहा है सर? इधर जाने का मतलब है वॉल्यूम घट रहा है सर। 4 V0 से V0 आ रहा है, मतलब वॉल्यूम घट रहा है सर। वॉल्यूम घट रहा है, क्या निकालना है? वर्क निकालना है सर। dw बराबर p dv। सर प्रेशर कांस्टेंट है सर, मजा आ जाता है सर, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो हमें मजा आ जाता है सर। V2 माइनस V1, बहुत बढ़िया। प्रेशर कितना है सर? प्रेशर P0 है। ठीक है, अच्छा V2 क्या है सर? इधर से इधर आ रहे हैं, तो इधर से इधर आ रहे हैं, तो ये हो गया सर V2 फाइनल। कितना? V0 माइनस इनिशियल कितना सर? 4 V0। ये लो कितना आ गया सर? दैट इज -3 V0 और दैट इज P0। तो कितना आ गया? दैट इज dw इक्वल्स टू दिस इज -3 V0 P0 है क्या? ये रहा सर, ये रहा सर, -3 V0 P0। डन। ठीक है बेटा, समझ आया आपको? क्वेश्चन करना आ रहा है? ठीक है, अभी धीरे धीरे करके मैं पूरा आपको फिनिशिंग ला दूंगा इसके अंदर। ठीक है ना, देखो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। यहां बताओ बेटा, कैलकुलेट वर्क डन बाय द गैस। यहां से यहां, वही ए बोल देता हूं, मानो ए बी है, यहां से यहां जा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है घट रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है कि वेरिएबल है सर? प्रेशर वेरिएबल है सर। मजा आ जाता है, आपने ऐसा तरीका बताया ना सर, हमारा बिल्कुल दिमाग की खिड़की खुल चुकी है सर। प्रेशर वेरिएबल है सर, प्रेशर वेरिएबल होगा तो dw बराबर p dv। और सर हमें सर वर्क निकालना है ना सर, वर्क बराबर होता है सर, आप जल्दी में गड़बड़ मत कीजिए ना। शाबाश, बहुत बढ़िया। नहीं करूंगा बेटा, नहीं करूंगा। दैट इज p dv। वाई, वेरी गुड सर। एरिया अंडर कहां? पीवी कर्व, पीवी कर्व, बहुत बढ़िया मेरा बच्चा। पीवी कर्व एरिया निकाल लो सर। सर बहुत आसान है सर, ये छोटू है, रेक्टेंगल है सर, ये दूसरा हमारे पास कुछ भी ले लो सर, हमारे पास क्या बन गया? रेक्टेंगल बन गया। हाँ ठीक है सर, तो ले ले। तो चलो एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ, लिख देता हूं, पूरा लिख देता हूं बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल करें। चलो कितना आया ट्रायंगल का बताओ सर? 1/2। बेस कितना है सर? 3 V0 और माइनस V0 कितना आ गया? 2 V0 प्लस इसका एरिया कितना? अच्छा इसमें भी बाकी है ना कुछ? हाँ सर, ये तो अभी केवल बेस लिखा है, बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है? 3 P0 माइनस P0, 2 P0। ये लो, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये बताओ सर 3 V0 माइनस V0, तो 2 V0 आ गया, और ये हाइट कितनी आ गई सर? P0। ठीक है, कितना मिल गया सर? ये हमारे पास 2 से 2 चला गया, ये आ गया 2 V0 P0 प्लस ये आ गया 2 V0 P0, और टोटल आ गया सर हमारे पास 4 V0 P0। खत्म है क्या? जी सर। कितना? ये रहा। क्लियर मेरा बच्चा? पक्का? चले आगे। ठीक। अच्छा इसी को बेटा मैं ऐसे बना देता तो सर, ऐसे बना देते तो क्या हो जाता बताओ सर? वॉल्यूम घट रहा होता, घट रहा होता, समझ गए ना? तो माइनस लगाना पड़ता फिर हमें। ठीक, चलिए बेटा आगे देखिए, आगे क्या है सर? एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा। ये देखो क्या है,
इन द फॉलोइंग फिगर ए सर्टेन मास ऑफ गैस ट्रेसेस 3 पाथ। ए से बी आना है बेटा, 3 पाथ है हमारे पास, दिस वन और दिस वन। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, इफ द वर्क डन बाय द गैस अलोंग दीस पाथ आर W1 W2 W3 रेस्पेक्टिवली। देखिए सर, हमने अभी एक चीज सीखी है, प्रेशर वेरिएबल है कि कांस्टेंट है, बताओ सर। प्रेशर तो वेरिएबल है सर, प्रेशर वेरिएबल है, हमें पता है सर। प्रेशर वेरिएबल होता है तो हमें एरिया निकालते हैं सर। बेटा मुझे बताओ, एरिया निकालूंगा जब मैं, तो इस वाला ये वाला एरिया ज्यादा होगा ना, तो मतलब सर इसकी वजह से एरिया जो है सर वो W3 होगा, इसकी वजह से एरिया जो है वो W2 होगा सर, ये मिल जाएगा। और इसकी वजह से जो एरिया होगा सर वो इतना सा होगा, तो ये हमारे पास W1 होगा। तो आप कॉमन सेंस लगा के देख सकते हो बेटा कि किस कंडीशन में वर्क मतलब एरिया ज्यादा होगा। तो सर यहां एरिया ज्यादा है सर, और यहां एरिया ज्यादा है, तो कौन ज्यादा होगा सर, W3 ज्यादा होगा W2 से, और W2 ज्यादा होगा W1 से। क्लियर? क्लियर है बेटा? क्यों ज्यादा है? क्योंकि एरिया ज्यादा है सर। एरिया ऑफ W3 इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ W2 और इट इज ग्रेटर देन W1। देखो W1 में तो केवल इतना सा आएगा, W2 में ये पूरा आएगा, और W3 में ये पूरा आएगा। क्लियर बच्चा? क्लियर? कहां है ऑप्शन बताइए? तो सर सबसे ज्यादा W3 का है, फिर ये रहा सर, दिस वन इज द आंसर। क्लियर? क्लियर मेरा बच्चा? पक्का? चलो आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं। और देखो, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस फॉर द गिवन ग्राफ। क्या निकालना है? वर्क डन बाय द गैस निकालना है फॉर द गिवन ग्राफ। ठीक है, ग्राफ कैसे जाया जा रहा है सर? देखिए, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए। अब मैं आपको क्लोज लूप का भी खेल सिखाता हूं, सुनना बेटा ध्यान से। हम सबसे पहले आंसर ना कैसे निकालेंगे, देखो बेटा, फर्स्ट तरीका मैं निकाल रहा हूं। फर्स्ट में मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैं चारों के लिए वर्क निकाल रहा हूं। देखो, पहले मैं ले रहा हूं ए से बी। बताओ ए से बी में वॉल्यूम कांस्टेंट है क्या? बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, वी नॉट। ए से बी जा रहे हैं, ठीक है सर। तो कितना आएगा वर्क? 0 आएगा, क्योंकि सर वॉल्यूम में तो चेंज हो ही नहीं रहा सर, यहां पर तो वॉल्यूम में चेंज हो ही नहीं रहा, तो वर्क डन 0 आएगा। ठीक है, इसके बाद वर्क बी सी बताओ सर। बी से सी जा रहे हैं, तो सर वॉल्यूम ये है, इधर है 3V0 और यहाँ है V0। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताओ? प्रेशर कांस्टेंट है ना, कितना है? 2P0। तो सर फॉर्मूला के साथ बता दीजिए। ठीक है बेटा, फॉर्मूला क्या है? दैट इज PdV। P कितना है बच्चा? P है सर 2P0। और वॉल्यूम कितना हो रहा है सर? वॉल्यूम ना सर, यहां से यहां जा रहे हैं, तो फाइनल वॉल्यूम है सर 3V0 माइनस इनिशियल कितना है सर? V0। ये कितना आ गया बेटा? सर ये आ गया 2P0 इंटू 2V0। ठीक है, कितना आ गया? 4P0 V0। ये लो बेटा, ठीक है, दिस इज WBC। ये लो, आगे क्या बोल रहा है? C से D आइए सर। C से D आएंगे तो WC से D आ जाएगा सर 0। क्यों सर? वॉल्यूम तो कांस्टेंट है सर। हाँ, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक, लास्ट बताइए, W हमारे पास आएगा सर D से A। D से A आएंगे तो सर क्या होगा? PdV। हाँ, P कितना है? P हमारे पास P0 है सर, और dV कितना हो जाएगा? V2 माइनस V1। अब V2 क्या हो जाएगा यहां पर सर? यहां पर ना P0 कितना है? P0 तो P0 है सर, और V2 जो है सर, हम इधर से इधर आ रहे हैं ना, तो जब इधर से इधर आ रहे हैं तो V2 अब ये होगा सर, कितना? V0। V1 क्या होगा? 3V0। कितना हो गया सर? माइनस 2V0 P0 माइनस 2V0 P0। ये लो बेटा, समझ गए क्या बेटा? चारों प्रोसेस में B से C मैंने चारों के लिए वर्क निकाल लिया। ठीक है, अब आप क्या करिए कि सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि आपको वर्क डन फॉर द गैस फॉर द सिस्टम यहां से पूरा निकालना था। तो अब या तो आप क्या करिए, ऐड कर दीजिए सबको ऐड कर दो, W1 W2 W3 और W4। जैसे ही ऐड करोगे बेटा क्या मिलेगा सर? ऐड करने पे हमें मिल जाएगा, दिस इज, यहां पर आया है 4V0 P0, और ये 0 है सर, और ये हमारे पास बचा है कितना? माइनस 2V0 P0। कितना आ गया सर? 2P0 V0। ये आया वर्क डन बाय द सिस्टम। या फिर अब एक तरीका और बता रहा हूं बेटा, सुन ध्यान से सुनिएगा उसको। सेकंड हमारे पास थर्ड तरीका, थर्ड वे क्या है? थर्ड में आपको क्या करना है, देखिए, हम ये बोल सकते हैं कि बेटा अगर मुझे इस पूरे का चाहिए, इस पूरे प्रोसेस का चाहिए, तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहां से यहां तक का निकाल लो, इस पूरे का निकाल लो, इस पूरे में से इतने का माइनस कर दो, और इस पूरे एरिया में से अगर मैं इतने का माइनस कर दूंगा तो इतना एरिया बचेगा। ठीक, तो सर इस पूरे का एरिया कितना है मेरे पास? इस पूरे का एरिया कितना है? देखो, इस पूरे का एरिया कितना है सर? पूरे का एरिया हो जाएगा हमारे पास, पूरे का एरिया ऑफ BC, इसको मैं नाम दे देता हूं, ये हमारे पास हो गया D, E और F, ये नाम दे दिया। तो मैंने क्या बोला? BCFE। तो BCFE कितना हो जाएगा बेटा? ये पूरा एरिया बताओ।
तो सर 3v0 माइनस v0, 2v0 इनटू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 2p0, कितना आ जाएगा सर 4v0 p0, ये आ गया, ये आ गया बेटा। अब क्या करो, इस पूरे में से अगर मैं इसको, इस एरिया को माइनस कर दूं, अगर चौथा तरीका तो खैर तुम्हें समझ आ ही जाएगा, इस एरिया को माइनस कर दूं, अगर मैं माइनस कर रहा हूं बेटा, ठीक है, इस एरिया को माइनस कर रहा हूं, तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ए डी एफ ई कितना हो जाएगा सर, ये हमारे पास हो जाएगा 2v0 इंटू कितना p0, राइट, कितना आ जाएगा 2v0 p0। अब हमें ये एरिया का, इसका चाहिए ना बेटा एरिया, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा सर, इसका एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ बी सी डी ए, क्या हो जाएगा सर, दिस एरिया, इसको ना ये एरिया ऑफ हमारे पास कंप्लीट, बेटा इसको ना मैं दूसरे पेज पे ले लूं क्या, इसको मैं ना थोड़ा सा, ओके, इसका मैं ना कॉपी बना लेता हूं, ठीक है, इसका कॉपी बना लिया मैंने, ताकि दूसरी स्लाइड भी आपके पास है, ठीक है। अब मैं ना इसको हटा दूं, इसको हटाता हूं बेटा, ठीक है ना, इसको मैं हटा देता हूं, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, है ना, इसका कॉपी आपके पास है, ठीक। अब देखो बेटा, अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहां कचरा हो जाएगा बहुत ज्यादा, चलो अब देखो बेटा, थर्ड वे चल रहा था हमारा, तो थर्ड वे में हम क्या कर रहे हैं, तो दिस एरिया ऑफ हमें क्या चाहिए था, बी सी डी ए, क्या हो जाएगा ये सर, दिस इज द एरिया ऑफ बी सी एफ ई माइनस एरिया ऑफ ए डी एफ ई, कर दें, चलो कितना आएगा सर, ये आ जाएगा 4v0 p0 माइनस 2v0 p0 दैट इज इक्वल टू 2v0 p0, ये लो बेटा, आ गया क्या, क्या एरिया ऑफ बी सी डी ए आ गया, हाँ, और यही हमारे पास क्या एरिया फॉर दिस प्रोसेस है, बी सी डी ए, बिल्कुल सर, तो एक तरीका ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब लास्ट सुनो बेटा, लास्ट सुनो, फोर्थ में क्या करना है, कुछ नहीं करना फोर्थ में, आपको जब भी आपको बोल दिया जाए, आपको क्या कर लेना है, आपको एरिया निकाल लेना है, क्या निकाल लेना है आपको, एरिया निकाल लेना है इस क्लोज लूप का। ये पूरा प्रोसेस है, ए से बी से सी से डी और डी से ए, तो आपको क्या कर लेना है, वर्क डन निकालना है, एरिया ऑफ क्लोज लूप, राइट। जैसे आप एरिया ऑफ क्लोज लूप निकालेंगे बेटा, कितना मिलेगा, देखो सर, इसका एरिया निकालना है केवल क्लोज लूप का, कितना आ जाएगा, सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ यही है आपके पास, यही लगाना है आपको, दैट इज हमारे पास कितना आ जाएगा एरिया, बताओ सर, दिस इज 3v0 माइनस v0, कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 2v0, राइट, इंटू कितना सर, 2p0 माइनस p0, 2p0 माइनस p0, कितना आ गया, ये चाहिए ना, मैं ये चाहिए, कितना आ गया p0, कितना आ गया 2p0 p0, खत्म हो गया, ये लो, ये वर्क डन आ गया, ठीक। अब बात आती है कि सर यहां में साइन का कैसे पता चलेगा सर, कि पॉजिटिव वर्क हुआ है कि नेगेटिव वर्क हुआ है। इसका बड़ा प्यारा सा तरीका बताता हूं बेटा, सुनो, मुझे बताओ, यहां पर जब आप इस तरफ देखोगे बी से सी, तो यहां जो वर्क है बेटा, ये वर्क जो हो रहा है, ये किससे हो रहा है, ज्यादा प्रेशर से हो रहा है ना, समझो मेरी बात, यहां का जो वर्क हो रहा है वो हो रहा है पी डीवी, पी कांस्टेंट है, पी कितना है 2p, और यहां जो वर्क हो रहा है वो कम प्रेशर से हो रहा है ना, तो ज्यादा प्रेशर से अगर हो रहा है इधर वर्क, तो इसका जो वर्क होगा वो ज्यादा होगा और इसका वर्क ज्यादा होगा, समझ रहे हो बेटा, ज्यादा प्रेशर से हो रहा है ना, ज्यादा प्रेशर से हो रहा है भाई, वॉल्यूम तो चलो v0 से 3v0 हो रहा है, लेकिन यहां ज्यादा प्रेशर से वर्क हो रहा है, तो यहां ज्यादा प्रेशर से वर्क हो रहा है, तो ये वर्क पॉजिटिव होगा, तो ये वर्क पॉजिटिव होगा, इसका नेगेटिव होगा, तो मतलब ये ज्यादा होगा और ये कम होगा, तो ज्यादा में से कम माइनस करेंगे तो क्या आएगा सर, आंसर पॉजिटिव आएगा। अब ना पूरी कहानी को मैं सिंपल सी बात बताता हूं, कभी भी आपके पास अगर क्लॉकवाइज दिया हुआ है बेटा, कैसे दिया हुआ है, क्लॉकवाइज, अगर आपके पास लूप जो है वो क्लॉकवाइज दिया हुआ है, लूप क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, लूप अगर आपके पास क्लॉकवाइज है, कैसा है, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में क्या होगा, तो क्लॉकवाइज में वर्क हमेशा पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि सर इसका मतलब ना, इसका मतलब समझो बेटा, मतलब ये निकला कि जो ऊपर वाला जो वर्क हो रहा है ना, ये ज्यादा प्रेशर से हो रहा है, ये है इसका मतलब। तो अपने आप ये रटने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं,
मैं याद करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, इसलिए क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट सीखा है। कॉन्सेप्ट कैसे सीखा है सर? ऊपर वाला देखिए, इधर जाने का मतलब ही यही है सर, क्लॉकवाइज जाने का मतलब यही कि ये जो वर्क है ना सर, ये ज्यादा प्रेशर से वर्क होने वाला पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ज्यादा वर्क है, तो ज्यादा वर्क पॉजिटिव वाला है, तो आंसर पॉजिटिव आएगा। और अगर ऐसा होता, ये अगर ऐसा होता, कॉमन सेंस लगाओ, अगर ये ऐसे होता तो क्या होता सर? अगर ये ऐसे होता ना सर, एंटी क्लॉक, तो पता है सर चक्कर पड़ जाता। कैसे चक्कर पड़ जाता कि सर अब ना सर देखो, इधर से इधर जाना है तो वॉल्यूम घटता, इधर तो वर्क डन क्या होता माइनस में, तो माइनस वाला ज्यादा होता, तो आंसर माइनस में आता, तो वर्क डन क्या आएगा नेगेटिव। तो इसीलिए बोल दिया जाता है कि जब भी आपके पास साइकिल क्लॉकवाइज चल रही है, इसका मतलब ऊपर वाला जो है वो ज्यादा प्रेशर से वर्क हो रहा है, तो उस कंडीशन में वर्क पॉजिटिव होगा, और एंटी क्लॉक अगर है तो वो नेगेटिव होगा। इस तरह से कॉन्सेप्ट बनाया जाता है। ठीक है, डन मेरे बच्चों? ठीक है, अगर मानो इस साइन में ऐसे लगा देता, चक्कर पड़ जाता ना, अगर लूप ऐसे चलता एंटी क्लॉकवाइज, तो मतलब इधर जो है वर्क वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है, और वॉल्यूम घट रहा है तो वर्क नेगेटिव होगा, तो ये वर्क नेगेटिव हो जाता है, ये वर्क पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव वाला ज्यादा होता क्योंकि ज्यादा प्रेशर से हो रहा है, तो इसलिए वर्क डन नेगेटिव आ जाता। समझ गए ना? बस अब आज के बाद क्या ध्यान रखना है, कभी भी क्लोज लूप आता है आपको, अगर उस क्लोज लूप का एरिया हमारे पास, अगर उस पूरे में वर्क डन पूछा है प्रोसेस में, तो आप उसका एरिया निकाल लो, और साइन जो है वो आप देख लीजिए कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, वो आपको पता चल जाएगा। कैसे? अगर सर क्लॉकवाइज है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, रटना नहीं है, चीजें हमने समझ ली है। ठीक है, डन बच्चा? चलो एक आंसर दो फटाफट जल्दी से। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस फॉर द गिवन ग्राफ। इस ग्राफ में बताइए मुझे क्या होगा, हमें निकालना है वर्क डन बाय द गैस। ठीक है सर, प्रोसेस ऐसे जा रहा है ना, क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज है सर, क्लॉकवाइज में क्या करने का है, वर्क डन पॉजिटिव होने का है सर। क्यों? क्योंकि सर क्लॉकवाइज में ना सर इसलिए पॉजिटिव आता है क्योंकि जो वर्क हो रहा है ना सर वो ज्यादा प्रेशर से हो रहा है ऊपर, तो पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, शाबाश। अब हम क्लोज के लिए क्या कर लेते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। सर बहुत सुंदर बात है सर। अच्छा ये क्या है, ये सर्किल है क्या? नहीं सर, देखो ये 5v0 और ये -v0, पूरा ये कितना आया 4v0, और अगर ये 4v0 है तो ये कितना मिल गया सर, ये हो जाएगा 2v0, और ये 2v0, राइट। अब इधर देखो, दूसरा देखो, ये कितना है बताओ सर, ये मेरे पास 3p0 माइनस p0, मतलब पूरा हो गया 2p0, और पूरा 2p0 हो गया तो सर ये हो जाएगा p0, क्योंकि ये p0 और ये p0 2p0 हो गया। ठीक है सर, अब ये क्या बन गया सर, ये तो एलिप्स बन गया सर। और एलिप्स का एरिया बताइए, एरिया ऑफ एलिप्स कितना होता है सर, पाई ए बी, क्योंकि सर एलिप्स में ना दोनों देखिए सर ए और बी, अगर ये साइड ए और बी है, अगर ये दोनों बराबर हो जाए आर के बराबर, ए बराबर बी बराबर आर हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर मिल जाएगा, सर्किल आ जाएगा। लेकिन सर ये तो अलग अलग हैं, तो क्या लिखेंगे, पाई ए बी। पाई ए कितना है सर, एक साइड ले लीजिए 2v0, बी कितना है सर p0, कितना आ जाएगा सर 2 पाई v0 p0। दिस इज द आंसर सर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। कितना, 2 पाई v0 p0। खत्म। समझ गए क्या? समझ गए क्या बेटा? पक्का मेरे बच्चा? पक्का? बहुत बढ़िया। ठीक, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सर अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम अंडरगो साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी डी ए। ठीक है, ए बी सी डी ए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, राइट। द वर्क डन बाय द सिस्टम इन द साइकिल इज, निकाले। चलो अब यहां पर दो साइकिल है बेटा, कौन कौन सी सर, क्लॉक भी और एंटी क्लॉक भी है। चलिए ये कौन सी है, क्लॉक वाली, और ये कौन सी, एंटी क्लॉक वाली। ठीक, दोनों का एरिया निकालते हैं। निकाले, चलो तो दोनों का एरिया पहले 1 के लिए निकालते हैं। क्या आएगा देखिए, इसके लिए बताइए मुझे, क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज है तो क्या होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा। ठीक, क्या करें, वर्क डन निकाले, कितना एरिया 1/2, बेस कितना है सर 2v0 माइनस v0, तो कितना v0, मैं पूरा लिख दूं क्या, 2v0 माइनस v0 इनटू, राइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस हो गया, हाइट कितनी है सर 2p0 माइनस p0, 2p0 माइनस p0 कितना, p0 आ गया सर। ठीक है, ये लो, तो कितना आ गया सर 1/2, दैट इज v0 p0। ठीक है, W1 आ गया, और क्लॉक है तो पॉजिटिव होगा ना, हाँ सर ये पॉजिटिव लगा दिया साइन। ठीक है, W2 बताओ सर, W2 नेगेटिव होगा सर, एंटी क्लॉक है सर। ठीक है, तो बताइए क्या होगा सर, 1/2 बेस सेम है क्या, हाँ सर बेस सेम है, कितना भाई 2v0 माइनस, अब यहां से यहां आ रहे हैं ना, देखो तो यहां से यहां आ रहे हैं, तो बताओ क्या हो जाएगा, बाहर हमने माइनस लगा दिया, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लिखो, कितना आएगा v0
इंटू पी नॉट कितना आएगा सर हमारे पास 3 पी नॉट माइनस 2 पी नॉट, सर हमारे पास आ गया पी नॉट। ये लो, क्योंकि सर जब हमने प्लस माइनस साइन लगाना ही सीख लिया ना सर, तो अब केवल एरिया लिखा करिए बस, ठीक है बेटा। तो माइनस कितना आ जाएगा 1/2 वी नॉट पी नॉट। ये लो W2 आ गया, W1 आ गया, W2 आ गया। नेटवर्क बताइए सर W1 प्लस W2 कितना आएगा 1/2 वी नॉट पी नॉट माइनस 1/2 वी नॉट पी नॉट, बर्बाद हो गया, आंसर आ गया 0। क्लियर? क्लियर बेटा, समझ गए बच्चा? तो 0 कब आएगा ये भी बता दिया मैंने, ये भी क्वेश्चन करा दिया आपको, ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो। क्लियर है ना बेटा? क्लियर है बच्चा? सारी बात क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आगे चले, चलो बेटा आगे चलते हैं। अब आता है हमारे पास क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले जल्दी से सुनिए क्या पढ़ा हमने। सर हमने ना अभी पढ़ा सबसे पहले सिस्टम, सर हमारे पास 3 तरह के थे। कौन कौन से सर? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में मास भी ट्रांसफर हो सकता है और हीट भी ट्रांसफर हो सकती है। क्लोज सिस्टम के अंदर सर हमारे पास हीट ट्रांसफर हो सकती है, मास ट्रांसफर नहीं हो सकता। आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ना तो सर मास ट्रांसफर होगा ना हीट ट्रांसफर होगी, ठीक है। हमारे पास थर्मस, ऐसी थर्मस जिसे हीट बाहर ना निकले, ठीक है। उसके बाद हमने स्टार्ट किया क्या, उसके बाद हमारे पास इक्विलिब्रियम वाले कॉन्सेप्ट पर जीरोथ लॉ हमने पढ़ा, ठीक है। अगर मेरे पास ए है, बी है और सी है, तो ए और बी अगर सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ए और बी भी क्या होंगे, एक दूसरे से थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, वर्क डन पर आ गए, ठीक है, मेन पॉइंट पर आ गए, सीधा वर्क डन बाय द गैसेस पर, दैट इज dW बराबर PdV, हमने पूरा प्रूव किया उसको। उसके बाद हमने बोला कि सर अगर वॉल्यूम बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ता है तो सर हमारे पास वर्क डन पॉजिटिव होता है, वॉल्यूम घट जाता है सर तो वर्क डन नेगेटिव होता है, ठीक है। उसके बाद हमने कैलकुलेशन 2 तरह से करना सीखा। सर अगर प्रेशर कांस्टेंट है सर तो मजा आ गया, PdV PV2 माइनस V1 लगा दो, क्वेश्चन कर लो। अगर सर P जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो एरिया निकाल लो सर, बड़ा मजा आएगा सर, बहुत मजा आएगा। और P और V के बीच में जब एरिया निकालते हैं हम लोग, मतलब ग्राफ खेलते हैं, तो उस कंडीशन में उसको बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम। क्लियर? राइट बेटा? तो इस तरह की सारी बातें हमने सीखी। फिर हमने क्लोज पाथ में सीखा। क्लोज पाथ के लिए अगर हम थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस की बात करेंगे तो वहां पर हमने देखा सर अगर क्लॉक चल रहा है इसका मतलब ज्यादा प्रेशर से वर्क हो रहा था, ऊपर तो पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉक चल रहे हैं तो वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूं, ठीक है। अब आते हैं बेटा फर्स्ट लॉ पर, बड़ा प्यारा है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में तो मतलब कुछ है ही नहीं, क्या बोल रहा है देखो, सबसे पहले वही गैस, ये देखो, ठीक। अब क्या बोला जा रहा है, सुनिए ध्यान से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, याद रखिएगा, ठीक। According to the Clausius statement of the first law of thermodynamics, the heat given to the system is equal to the change in kinetic energy plus work done. Change in work done. क्या बोला मैंने बोला, मान लीजिए बेटा, आप ध्यान से समझिएगा आप। अब हमने क्या किया, मान लीजिए हमने इसको हीट दी, क्या किया मैंने, इसको सिस्टम को हीट दी। जब मैंने इस पूरे सिस्टम को हीट दी तो क्या होगा देखो। अब कॉमन सेंस आप खुद ही लगाओगे, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद लगाओगे। देखो कैसे, हमने इसको हीट दी ना, कितना, डेल्टा क्यू, ये हीट दी हमने इसको। जब हमने इसको हीट दी तो क्या होगा, पार्टिकल भगेंगे ना, हाँ सर। उनके अंदर चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा, हाँ सर। टेम्परेचर दे रहे हैं सर हम लोग, टेम्परेचर बढ़ रहा है उसका, हीट देने से उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी सर, ठीक है। और ये गैसेस जो है धक्का लगाएगी ना पिस्टन को, वर्क करेगी कि नहीं, हाँ सर। 2 बातें हो रही है यहां पर, क्या, मिलने वाला कितना है, डेल्टा क्यू, मिलने वाला कितना है, डेल्टा क्यू। इस डेल्टा क्यू से क्या हो रहा है सर, पहले तो पार्टिकल भगे और धक्का लगाएंगे वॉल को तो वर्क भी करेंगे सर। हो सकता है कभी वर्क नहीं हो, हम स्टैंडर्ड बात कर रहे हैं, फिर हम अलग अलग प्रोसेस पढ़ेंगे आगे जाके। तो एक्चुअल में हीट क्या करती है, जो हीट मिलेगी सिस्टम को, उससे 2 काम होने वाले हैं। एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगा और एक वो वर्क करेगा, वो गैसेस वर्क करेगी। समझ गए, शाबाश। तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। समझ गए क्या मेरा बच्चा? ये लो, खत्म। ये फर्स्ट लॉ है, मजा आ गया फर्स्ट लॉ, ये लो। सिंपल सी बात है बाबू, सिंपल सी बात है। इतनी हीट दी, 100 जूल एनर्जी दी, 100 जूल बढ़ जाएगी अंदर, किस किस में बटेगी सर, इंटरनल एनर्जी में और वर्क में। समझे कि नहीं, इंटरनल एनर्जी में और वर्क में। क्लियर। मेरी एक्सरसाइज भी हो रही है, ठीक है, चलो। तो देखो बेटा, क्लियर है ना बच्चा, पक्का, चलो। तो ये कैसे यूज करेंगे सर, क्वेश्चन बताइए,
क्वेश्चन से ही तो पता चलेगा बेटा, हवा में थोड़ी बातें होगी, क्वेश्चन से आपको एक्चुअल पता चलेगा क्या हो रहा है। समझना बात। अभी मैं अगर आपको यहां बोल दूं कि अगर वर्क हो रहा है, अगर गैसेस वर्क कर रही है तो वो पॉजिटिव है, और अगर सिस्टम वर्क कर रहा है, पिस्टन वर्क, सिस्टम सराउंडिंग वर्क कर रहा है, तो वर्क डन नेगेटिव होगा। ये बात अभी समझ में नहीं आएगी आपको, अभी बस ये समझो मैंने हीट दी पॉजिटिव, वर्क हुआ, गैसेस ने वर्क किया पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी बढ़ी पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो चलते रहो, क्वेश्चन करें पहले। अ सिस्टम इज प्रोवाइडेड विद 200 कैलोरी ऑफ हीट। सिस्टम को कितनी हीट दी जा रही है? 200 कैलोरी। अगर आपने कैलोरी को जूल में कन्वर्ट नहीं किया तो बर्बाद होना तय है। एक बच्चा जिसने लाल कलर की पैंट पहनी है, व्हाइट कलर का शर्ट पहना है, मेले में गुम गया है, कृपया आइए बच्चे को ले जाइए। ठीक है, 840 होता है ना ऐसा। मेले में गए हो कभी? मेले में गए हो बेटा? मैं कोटा से हूं ना, तो कोटा का दशहरा मेला बड़ा फेमस है। तो वहां पर ना आप अगर मेले में जाओगे तो पता है एक मतलब माइक से ना परमानेंट एक साउंड ये चलता ही रहता है। ठीक, तो मैं बचपन में जब जाता था पेरेंट्स के साथ, तो हमेशा से ना मतलब ये आप मेले में जाओगे तो ये बात चलती रहती, कोई ना कोई बच्चा गुम हो ही जाता था। तो कभी कभी ना ऐसा मतलब मेरे को लगता है यार, मतलब बड़ा इंटरटेनिंग सा पार्ट है ये तो। और हमेशा एक ही तरह का डायलॉग ऑलमोस्ट चलता था वो लोग, कि बच्चे छोटे छोटे होते थे, गुम जाते थे, तो इसी तरह की वर्डिंग हमेशा चलती रहती थी। एक नीले कलर का शर्ट और वाइट कलर की पैंट पहनी है बच्चे ने, और तो इस तरह का ना मतलब इन्वायरमेंट रहता था, बहुत एंटरटेनिंग सा। ठीक, चलो, पर बच्चे मतलब मिल जाते थे, बहुत अच्छा था। ठीक है ना, वहां का सिस्टम बहुत अच्छा है। चलो, कोटा से हूं तो तारीफ तो करनी बनती है। ठीक, तो बेटा क्या आया, चलो सॉल्व करें थोड़ा सा ना। क्या करा मैंने? 200 कैलोरी। वापस टॉपिक पर आते हैं। ठीक, थोड़ी बात हो गई। तो डेल्टा क्यू बराबर 200 कैलोरी। 200 कैलोरी 4.2 जूल से कन्वर्ट किया मैंने, 4.2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया सर? हमारे पास आ गया सर, हमारे पास 840 जूल आ गया सर। ठीक है बेटा, डेल्टा क्यू मिल गया क्या? हाँ। आगे क्या है? तो वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, गैस वर्क कर रही है, गैस वर्क कर रही है, गैस वर्क कर रही है, मतलब डेल्टा डब्ल्यू कितना होगा सर? हमारे पास 40 जूल होगा। प्लस होगा कि माइनस होगा सर? गैस वर्क कर रही है ना सर, पॉजिटिव होगा। हीट सिस्टम को दी जा रही है ना सर, पॉजिटिव होगी। ठीक है बेटा, क्या करने का है? डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। मजा आ रहा है सर? डेल्टा क्यू कितना दिया है? 840 दिया है। डेल्टा यू आपको निकालने का है, ये आपको 40 दिया है। 840 माइनस 40 बराबर डेल्टा यू कितना आ गया? 800 जूल। 800 जूल क्या हुआ है? क्या ये इंटरनल एनर्जी गैसेस को मिली है? हाँ, उनकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी सर। 800 जूल 800 जूल 800 जूल इंक्रीज बाय 800 जूल। खत्म। आया मजा? आया मजा बेटा? ओके ओके ओके, अगला क्वेश्चन और मजा आएगा, और मजा आएगा। देखो अब इंपॉर्टेंट बातें बनती है बेटा। हर बार ये नहीं कि आपने डायरेक्ट लगाया डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू और आपको सीधी चीजें पकी पकाई मिलेगी, और आपने लगाया और आपने सोचा वाह सर मजा आ जाएगा डायरेक्ट। दिमाग तो लगाना ही नहीं पड़ा, लगाना पड़ेगा। कभी कभी दिमाग भी लगाना पड़ेगा बेटा। कैसे? देखो, in a thermodynamic process the pressure of the fixed mass of a gas is changed in such a way that, पहले मैं पिस्टन बना देता हूं, ये लो। ठीक, आगे देखो। that the gas released 20 joule of heat, गैस रिलीज कर रही है, अब गैस रिलीज कर रही है कितना? 20 जूल ऑफ हीट एंड 8 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन गैस। समझो बेटा, 8 जूल का वर्क गैस पर हो रहा है, गैस पर हो रहा है, गैस पर वर्क हो रहा है। डेल्टा डब्ल्यू नेगेटिव माइनस 8 जूल। अब आएगा मजा आपको समझने का, अब आएगा मजा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाने का मजा अब आएगा। गैस वर्क कर रही थी, पॉजिटिव था, गैस पर वर्क हो रहा है, नेगेटिव है। आहा क्या बात। आगे बोलो, गैस पर वर्क हो रहा है, हीट रिजेक्ट कर रही है, ये बाहर निकाल रही है कितनी 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 कितनी? सर 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 20 जूल। 20 निकाल रही है,
निकाल रही है, क्या होगा माइनस, दिया जा रहा था प्लस था गुरुदेव, निकाला जा रहा है माइनस होगा गुरुदेव। गैस कर रही थी वर्क, पॉजिटिव था सर, गैस पर हो रहा है नेगेटिव है सर। आनंद आ गया सर, आपने जो सिखाया है बिल्कुल दिमाग में सेट हो गया है सर। वेरी गुड बच्चा। डेल्टा क्यू कितना -20 बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू कितना -8। ठीक है, चलो इधर लाओ, -20 -8 इधर आएगा +8 बराबर डेल्टा यू। ठीक है सर, कितना आ गया -12। ओ भाई ओ भाई, -12 बराबर डेल्टा यू, -12 यू डेल्टा यू, U2 माइनस U1। क्या दिया है सर, इनिशियल दिया है क्या, हां सर इनिशियल इंटरनल एनर्जी दी है सर। कितना बेटा, सर दिया है 30 सर। कितना आया बाबू, सर -12 + 30 आया है सर। और -12 + 30 कितना होगा सर, हमारे पास 18 होगा सर, मतलब +18 जूल होगा इंटरनल एनर्जी। और सर इंटरनल एनर्जी घटा है सर, सर इंटरनल एनर्जी घटा है सर, इनिशियल था 30 जूल सर, हीट रिजेक्ट हुई है, हीट रिजेक्ट हुई है, मतलब इंटरनल एनर्जी घटी है सर, घटी है। कितनी सर, अब कितनी रह गई, अब रह गई 18 जूल। क्लियर, आया मजा, आया मजा बेटा। तो जो यार देखो, जो सिंपल है ना वो तो सब करेंगे ना यार। तुम्हें तो मजा तब आएगा ना जब तुम्हें कुछ अच्छी चीज मिलेगी, आनंद आएगा। अगला क्वेश्चन कराऊं और धमाकेदार कराऊं, चलो खतरनाक वाला सुनो। A system is taken from state A to state C by two path ADC and ABC। एक पाथ है मेरे पास ADC और एक पाथ है मेरे पास ABC। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मजा आ जाएगा बेटा। ठीक, सुनो, दो पाथ हैं, एक तो ये रहा और एक ये रहा, ये पाथ 1 और ये पाथ 2। ठीक है, एक पाथ है मेरे पास पाथ ADC और एक है मेरे पास पाथ ABC। ठीक, चलो क्या बोला जा रहा है दोनों में, देखो दोनों में बोला जा रहा है कि सर हमारे पास सबसे पहले टेकन फ्रॉम द स्टेट A to C। ठीक है, बाय द टू पाथ ADC एंड ABC। ठीक है, यहां तक भी द इंटरनल एनर्जी एट A इनिशियल दे रखी है। ठीक है, अलोंग द पाथ ADC, सबसे पहले अलोंग द पाथ ADC की बात चल रही है बेटा, तो ADC ये रहा। अलोंग द पाथ ADC में देखो क्या हो रहा है, अलोंग द पाथ ADC द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, मतलब इसको हीट जो दी जा रही है dQ1 बराबर 50 जूल एंड द वर्क ऑब्टेन्ड dW बराबर 20 जूल। ठीक है, मतलब इस सिस्टम में जो एनर्जी इसको दी जा रही है वो कितनी है, हमारे पास एनर्जी कितनी है सर, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब इज 50 जूल एंड द वर्क डन इज व्हाट 20 जूल। ठीक है, वेयर इज द अलोंग पाथ AC द हीट एब्जॉर्ब कितना है सर, डेल्टा Q बराबर है 36 जूल। ठीक है, राइट, द अमाउंट ऑफ वर्क अलोंग दिस निकालना है हमें। ठीक है सर, करते हैं काम। क्या करना है आप सुनो ध्यान से, सबसे पहले आपको दोनों के लिए इंटरनल एनर्जी निकालिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगी सर, पहले तो हम लिखते हैं डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस डेल्टा W। सर A से हम ADC से जा रहे हैं ना सर, तो हीट एनर्जी कितनी दी गई है, 50 जूल दी गई है, और वर्क कितना हुआ बाय द गैसेस 20 जूल हुआ है। ये आपको अपने आप करना है, P और V दिया हुआ है, अब आपको अपने आप फर्स्ट लो लगाना है। आप दिमाग लगा पा रहे हो, हीट दिया है, इंटरनल एनर्जी दी है, कॉमन सेंस लगाओ, वर्क की बात चल रही है तो अपने आप आपका दिमाग दौड़ेगा फर्स्ट लॉ पर। खेल खेलो, अपने आप लगाओ, जो चीज दे रखी है वो रखी है, उसके बाद जो नहीं है उसको खेलो उससे। तो डेल्टा क्यू कितना, तो सर डेल्टा क्यू दिया है 50, डेल्टा डब्ल्यू कितना 20 बराबर कितना डेल्टा यू। ठीक है, ये मेरे पास W1 मान लो इसको। ठीक है, ये W1 ये W2। ठीक, कितना आ गया सर, ये आ गया 30 जूल। ठीक है, तो 30 जूल आ गया डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक, आगे देखो यहां पर बताओ सर, वही डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा W2, ये निकालना है सर। डेल्टा क्यू कितना है, ये Q1 मान लो, इसको Q2 मान लो, ये कितना है 36, ये आ गया सर माइनस डेल्टा W बराबर डेल्टा यू। सर हम डेल्टा यू क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमेशा याद रखिए सुपरस्टार लाइन आ रही है। अब सुपरस्टार क्या बोला मैंने, डेल्टा यू इज नॉट डिपेंड
ऑन पाथ। कभी भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी बेटा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है, याद रखिए हमेशा। ये किस पर डिपेंड नहीं करती है, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करती कि आप कैसे जा रहे हो, हमेशा याद रखिए। सुपरस्टार लाइन है, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूं, इसी से क्वेश्चन होगा, क्योंकि याद रखिए। तो हमेशा याद रखना है आपको कि हमारे पास इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा क्या है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करती है। इससे इस पर डिपेंड नहीं कर रही है कि आप यहां से ऐसे जाते हो कि ऐसे जाते हो। क्लियर है? इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, ठीक है। तो अगर ऐसा है सर, तो दोनों को बराबर करते हैं हम, दोनों को एक नाम दे देते हैं। इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो इक्वेशन 1 कितना है सर, डेल्टा यू बराबर है 30 जूल, 30 है ना, हाँ। तो सर हमारे पास इक्वेशन 1 है 30 जूल, और इक्वेशन 2 क्या है सर, इक्वेशन 2 है 36 माइनस डेल्टा डब्ल्यू, 36 माइनस डेल्टा डब्ल्यू, ये इधर आएगा डेल्टा डब्ल्यू, ये 2, तो डेल्टा डब्ल्यू 2 आ गया सर, तो यहां बच जाएगा 36 माइनस 30, कितना आ गया सर, 6 जूल। खत्म, डेल्टा डब्ल्यू 2 बराबर कितना आ गया, 6 जूल। खत्म बेटा, ये लो। जैसे कुछ नहीं किया, केवल प्रोसेस से चले, बस जो उसने बोला वैसे करते जाओ, आंसर को आना पड़ेगा, ये उसकी मजबूरी है बेटा। अगर आप सही हो, सही तरीके से चल रहे हो, क्वेश्चन की वैरायटी आपको पता है क्या हो रहा है क्वेश्चन में, आंसर डेफिनेटली आएगा। क्लियर मेरा बेटा, पक्का? तो डेल्टा यू इज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये स्टार लाइन है, ये, ठीक है बेटा। इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा, तो ये आपको आना चाहिए। और अब इसके बाद जो हम शुरू करेंगे वो खुद में सुपरस्टार है, और ऐसा टॉपिक जो बच्चों को समझ में आती ही नहीं है कभी, दैट इज द इंटरनल एनर्जी। और एक एक करके पूरी बात समझा दूंगा, ध्यान से सुनते रहिए बस, ठीक? चलिए स्टार्ट करें। सो थर्मल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 एटम 1 मॉलिक्यूल इन 1 मॉड इज कितना है, 1/2 kBT। अब बेटा आपको लग रहा होगा सर ये क्या लिखा हुआ है, बेटा ये इंटरनल एनर्जी की पूरी की जीवनी है बच्चों। ये अगर आपको ढंग से समझ में आ गई ना, तो इंटरनल एनर्जी का सारा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा आपका भी। अभी क्या अभी कैसे, ध्यान से सुनो, जो मैं बोल रहा हूं उस बात को ध्यान से सुनते जाओ बस। क्या किया गया है, सबसे पहले मॉड यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम को। अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम ही पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं आपको, ठीक है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से। तो एक मॉड मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम में हम क्या पढ़ेंगे, ट्रांसलेटरी, एक्स में, वाई में, जेड में, रोटेशनल, रोटेट करने वाला, तो ये मॉड्स होते हैं बेटा। तो एक मोड में बात कर रहा हूं मैं, क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनिए। थर्मल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 एटम, क्योंकि इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से रिलेट करती है, ठीक है। तो थर्मल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक एटम या एक मॉलिक्यूल की एक मॉड के अंदर कितनी होती है, 1/2 kBT, ठीक है। फाइनल आंसर जो याद करना है मैं बता दूंगा, बट अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लो बस। तो एक एटम या एक मॉलिक्यूल की एक मोड में कितनी है, 1/2 kBT। अगर मैं आपसे बोलूं कि Na एटम्स की, Na मॉलिक्यूल्स की कितनी होगी एक मोड के अंदर, तो मैं इस पूरे को Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यही तो है। देखो थर्मल काइनेटिक एनर्जी ऑफ Na एटम, या इसको 1 मोल भी बोलते हैं हम लोग। तो एक एटम के लिए 1/2 kBT। तो Na एटम के लिए, Na एटम का मतलब एक मोल एटम, 6.02 × 10⁻23, ठीक है। तो एक मोल एटम का एक मॉड में क्या होगा, Na × 1/2 kBT। और Na × kB को R बोलते हैं बेटा, काम आएगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा इसका। किसको, kB × Na को क्या बोलते हैं, R, गैस कांस्टेंट। और गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 8.3 kg मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। और इसी को 8.3 को आप क्या लिख सकते हो, 25/3, कैलकुलेशन करने के लिए इजी हो जाएगा काफी। क्या बोला मैंने, बात को ध्यान से सुनो। एक एटम या एक मॉलिक्यूल की एक मॉड में कितनी, 1/2 kBT। तो एक मोल की एक मॉड में कितनी हो जाएगी, एक मोल मतलब Na एटम्स की, तो Na को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/2 Na × kB × T, खत्म। तो Na × kB कितना, R। एक एक स्टेप समझा रहा हूं बेटा, R हो गया, R बराबर Na × kB। R की वैल्यू भी याद रखना, 25/3 लिखनी होती है मैं, ठीक। अब मैं बोल रहा हूं एक मोल का आ गया, एक मोल का आ गया। अब मैं बोलूं n मोल गैस के लिए, n मोल गैस के लिए कितना, f मॉड में बताओ। एक मोल गैस के लिए, या एक मोल के लिए लेते हैं पहले, एक मोल गैस के लिए f मॉड में कितना हो जाएगा, f से मल्टीप्लाई कर दूं। पहले एक मोड चल रहा था, 1 मोड, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम जितनी होगी उतने से मल्टीप्लाई करना है, तो 1/2 f × RT, ठीक है।
अब मैं बोल दूं n मोल्स हैं, n मोल्स, 2 मोल, 3 मोल, 10 मोल, 50 मोल, n मोल, तो n मोल की f मोड में कितनी इंटरनल एनर्जी होगी? दैट इज कितनी? दैट इज NFRT/2। ये बात समझ आ गई क्या? ये बात समझ आ गई कि NFRT/2। ठीक, अगर ये समझ आ गई, खेल खत्म हो गया। सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलूं n मोल्स है मेरे पास, n मोल्स की n मोड में डिग्री ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या होगी? बताओ क्या होगी? n मोल FRT/2, खत्म। समझ गए? NFRT/2, ये लो NFRT/2। अब ये तो आया मेरे पास इंटरनल एनर्जी, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी। ये इंटरनल काइनेटिक एनर्जी क्या हमारे पास टोटल थर्मल काइनेटिक एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। हाँ सर, तो दैट इज U इक्वल्स टू NFRT/2। ठीक है, अब अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करूं, टेम्परेचर में चेंज अगर हो रहा है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी आएगा। हाँ सर, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है, तो टेम्परेचर में चेंज आएगा तो इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आएगा। कितना? दैट इज NFR/2 इंटू डेल्टा टी। ये लो NFR/2 डेल्टा टी, यहां पर डेल्टा टी लिखना है, ये डेल्टा टी। समझे कि नहीं बेटा? ये बात समझ आ गई? कुछ नहीं किया मेरा बेटा, सुनो ध्यान से, छोटी सी बात है, सुनो, ये दिमाग में सेट होनी चाहिए अगर आपको इंटरनल एनर्जी को लेना है तो। और ये रटने से नहीं आएगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट से आएगा। ठीक है, कैसे? देखो मैं बताता हूं। एक एटम, एक मॉलिक्यूल का एक मोड में कितना? 1/2 kBt। Na के साथ कितना? या एक मोल, Na मतलब Na एटम्स मतलब क्या हुआ? एक मोल। एक मोल का बताओ कितना? एक मोड में कितना? Na से मल्टीप्लाई हो जाएगा, Na इंटू kb क्या हो जाएगा? R, 25/3। ठीक, उसके बाद आता है एक मोल गैस का, वही Na एटम्स का, एक मोल गैस का F मोड में, तो F से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, ये रहा। फिर N मोल गैस का F मोड में मल्टीप्लाई कर दिया, खत्म। 4 स्टेप में पूरी खेल खत्म हो गया, पूरी इंटरनल एनर्जी की जीवनी खत्म हो गई है। ये पूरी इंटरनल एनर्जी की समरी है बेटा, खत्म है इंटरनल एनर्जी। देखो इधर, तो ये इंटरनल एनर्जी है और यही हमारे पास, ये तो काइनेटिक एनर्जी, ये इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में रहती है। ठीक, क्योंकि पोटेंशियल तो 0 मानी थी हमने स्टार्टिंग में ही, तो U बराबर NFRT/2। और अगर मैं चेंज इन टेम्परेचर कर दूंगा तो दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आ जाएगा? NFRT/R डेल्टा T/2, खत्म। पहली इक्वेशन। अब ये इंटरनल एनर्जी की बात आ गई और यहां से मैं निकाल के लिया, ये बात समझ आ गई ना आपको? अब मैं दूसरा और पार्ट लाऊंगा और दोनों को कंपेयर करूंगा। फिर कंपेयर करने से बड़े प्यारे प्यारे रिजल्ट निकल के आएंगे हमारे पास। क्या? देखो अगला क्या है। अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रहा हूं बेटा। मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है? मोलर स्पेसिफिक हीट, सर मोलर स्पेसिफिक हीट होती है कि अगर हम क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, क्या कर दें, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करना है 1 मोल गैस का, तो जो हीट दी जाएगी ना सर सिस्टम को, उसको बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। ध्यान से सुनो, स्पेसिफिक हीट में तो क्या था? 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हीट दी जाती है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। और 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है, हम जनरली 2 तरह की स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे। मोलर स्पेसिफिक हीट, एक हम बात करेंगे क्या? एक हम बात करेंगे आइसोकोरिक, मतलब जब हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट होगा और एक बार प्रेशर कांस्टेंट होगा। जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उसको आइसोकोरिक बोलते हैं, जब प्रेशर कांस्टेंट होता है उसको आइसोबैरिक बोलते हैं। ये आपने नाम सुना होगा। ठीक, अब मैं ना ये इसके सारे दिमाग में जितने भी आपके कंफ्यूजन रहते हैं ना बेटा, सारे कंफ्यूजन दूर कर दूंगा अभी के अभी। और अगर यहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट मोलर स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट बहुत प्यारी तरह से समझ में आ जाए ना, तो मुझे कमेंट में बता देना आप, मैं कमेंट आपके पढ़ता हूं सारे। ठीक है, ठीक, क्या करना है सुनो। तो पहले तो ये समझ आया मोलर स्पेसिफिक हीट होती क्या है। सर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, किसको? 1 मोल गैस का टेम्परेचर। तो जो हीट दी जाएगी सिस्टम को 1 डिग्री बढ़ाना है टेम्परेचर उसका, अगर 20 है तो 21 करना है। तो जो हीट दी जाएगी वॉल्यूम को कांस्टेंट करके, उसको तो बोलेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और प्रेशर पे कांस्टेंट प्रेशर। ठीक, अब मेरे पास 2 प्रोसेस हैं ये रहे। एक है आइसोकोरिक, आइसोकोरिक मतलब क्या कांस्टेंट है? V कांस्टेंट है सर, V कांस्टेंट है। आइसोबैरिक में P कांस्टेंट है सर। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा, अभी इंटरनल एनर्जी और इसको जबरदस्त तरीके से लिंक करूंगा मैं। अब यहां से बहुत गजब की बात निकालने वाला हूं मैं, ये कि मान लीजिए मैंने दोनों के अंदर, दोनों सिलेंडर के अंदर मैंने हीलियम गैस भरी है। देखो दिख रही है आपको, हीलियम। ठीक, और दोनों का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है सर,
और दोनों में 1 मोल गैस भरी हुई है, ठीक है सर। 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हीट दी जाती है उसको स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट। हाँ सर। अब मैं बोल रहा हूं कि यहां पर वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो वर्क डन तो होगा नहीं। हां, मतलब जितनी भी हीट मैं दूंगा वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में रहेगी, ठीक। ये आइसोबैरिक है, यहां पर तो वर्क होगा, तो जब मैं हीट दूंगा तो यहां वर्क भी होगा और इंटरनल एनर्जी भी कन्वर्ट होगी। हां, अब गजब की बात जो निकल के आती है वो सुनना आप। अगर मैंने इसका जैसे ही टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया, इसका भी 21 हो गया, इसका भी 21 हो गया, ठीक है। अब जब मैंने ये देखा कि कितनी एनर्जी देने पे ये 21 हुआ है, तो मेरा बच्चा, अगर इसको मैंने 10 जूल एनर्जी दी और इसका टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा, 21 हुआ, तो यहां 10 डिग्री से नहीं होगा। समझो, यहां पर देखो टेम्परेचर सेम है, अमाउंट सेम है, गैस सेम है, नेचर सेम है, ठीक। मैं ये बोल रहा हूं मैंने इसका टेम्परेचर 21 हो गया और इसका भी 21 हो गया, तो आपको लगेगा सर बराबर हीट दे दो तो इसका भी 21 हो गया, इसको भी 21 हो गया। नहीं, 21 दोनों का 21 हुआ है, लेकिन ये अलग ही हुआ है और ये अलग पे हुआ है। क्यों? ये कम पे हुआ है, ज्यादा पे हुआ है। ज्यादा पे क्यों हुआ सर? ये एनर्जी ज्यादा क्यों है सर? ये एनर्जी तो 15 जूल है सर, और ये एनर्जी 10 जूल है सर, ये 15 है। क्यों? क्योंकि बेटा यहां वर्क भी होता है। यहां क्या होता है? वर्क भी होता है। डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, यहां पे वर्क भी होता है। और जब वर्क होता है तो ये दोनों मतलब हमने 15 जूल एनर्जी दी, ठीक। इधर सुनो, अभी बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगा और देखते जाओ। मैंने यहां से हीट दी, इसको मैंने 10 जूल एनर्जी दी और इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। इसका मतलब यहां पर जितनी हीट दी है मैंने, डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू 0 है, सारी की सारी किस में गई है? इंटरनल एनर्जी में, ठीक है। और ये जो हीट है ये कितनी है? ये कितनी है? अब देखना कितनी है, बताता हूं आपको कितनी है, बताता हूं। देखो दिमाग की खिड़कियां खुल जाएगी यहां। फर्स्ट लो पे आओ फटाफट। एस बराबर एस तो हो गया स्पेसिफिक के लिए, सी हो गया मोलर के लिए, तो सी बराबर डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी, ठीक है। यहां से डेल्टा क्यू बराबर एन सी डेल्टा टी, ठीक। अब मैं बोलूं हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पर आइसोकोरिक प्रोसेस में जो हीट दी, क्या वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर दी गई हीट है? हां सर। कांस्टेंट वॉल्यूम पर दी गई हीट सारी की सारी क्या इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट है? हां। क्या वर्क हुआ है? नहीं, 0। मतलब जो हीट मैंने दी है वही इंटरनल एनर्जी है क्या? हां। तो जो हीट मैंने दी है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, V कांस्टेंट पर, क्या वही मेरे पास इंटरनल एनर्जी है क्या? हां। कितना? NCV डेल्टा टी। कितना? NCV डेल्टा टी। ये बात समझ आई कि नहीं? आ गई, ठीक। मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पर आप जितनी हीट सिस्टम को देते हो वो सारी की सारी हीट किस में है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी में। वर्क तो 0 होता है वहां पे आइसोकोरिक में, ठीक है। इसीलिए यहां पर 10 जूल से ही काम चल गया। लेकिन यहां क्या होता है? यहां पर जब आप उसको एनर्जी देते हो तो सर इंटरनल एनर्जी में भी कन्वर्ट होता है और वर्क भी होता है, तो कुछ ना कुछ वर्क 100% हो रहा होगा, ठीक है। अब मैं बोलूं कि 15 जूल अगर दिया मैंने, तो मानो 10 जूल जो है उससे तो क्या हुआ? इंटरनल एनर्जी का कन्वर्ट। बची हुई 5 जूल क्या हुआ? 5 जूल से वर्क हुआ है सर। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं बेटा कि मुझे बताइए कि ये जो थी, इसमें जो हीट दी गई है और इसमें जो हीट दी गई है, तो यहां पर मेरे पास कौन ज्यादा होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम पर या कांस्टेंट प्रेशर पर? मुझे बताओ सर। ये ज्यादा होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे दी गई हीट ज्यादा होगी सर। और कांस्टेंट प्रेशर पे दी गई हीट अगर ज्यादा होगी तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? सुनो, तो डेल्टा क्यू बराबर लिख रहा हूं मैं। डेल्टा क्यू क्या है सर? कांस्टेंट प्रेशर पे दी गई हीट, NCP डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा यू क्या होगा सर? NCV डेल्टा टी। क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा सेम होता है सर। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा आप NCV डेल्टा टी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। प्लस यहां पर कितना आ गया? W, या ना मैं अभी इसको लिख नहीं रहा हूं, अभी मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो दैट इज डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यहां कॉमन सेंस आपका बता रहा है कि NCP डेल्टा टी जो है वो इन दोनों का एडिशन है,
और इन दोनों का एडिशन है, इसका मतलब ये ज्यादा है और ये कम है। ये बात समझ आ गई? ये कम है और ये ज्यादा है। और अगर ये ज्यादा है, सुनना बेटा ध्यान से, अगर n सेम है t सेम है तो ये कंफर्म है कि cp ज्यादा है, ये cp ज्यादा है cv से, ठीक। और अगर cp ज्यादा है cv से तो cp माइनस cv अगर करूंगा तो कुछ मिलेगा, हाँ, कितना मिलता है r, और इसी को बोलते हैं मेयर रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको? मेयर रिलेशन। बेटा मैं जो आपको समझाना चाह रहा था वो क्या था, सुनो। मैं ये समझाना चाह रहा था कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर ना बेटा दी गई हीट जो होती है वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में चली जाती है, और कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट आप देते हो ना बेटा, दैट इज व्हाट, कितनी हीट देते हो आप, एनसीपी डेल्टा टी, वो दोनों में जाती है। किस किस में? डेल्टा यू में और डेल्टा डब्ल्यू में। और कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है? डेल्टा क्यू बराबर एनसीवी डेल्टा टी बराबर डेल्टा यू। वो डायरेक्ट किस में रहती है? इंटरनल एनर्जी में रहती है। या ऐसा नहीं होता, या जितनी हीट आप देते हो कांस्टेंट प्रेशर पर एनसीपी डेल्टा टी, वो दोनों में जाती है। किसमें? डेल्टा यू में भी और प्लस डेल्टा डब्ल्यू, दोनों का एडिशन बराबर एनसीपी डेल्टा टी होता है। और यहां पर क्या होता है? एनसीवी डेल्टा टी बराबर डेल्टा यू होता है, क्योंकि वर्क डन 0 होता है। ठीक है, क्लियर बच्चा? ठीक। अब अगर हम देखें सर कांस्टेंट वॉल्यूम पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पर समझना बात, कांस्टेंट वॉल्यूम पर डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू, और डेल्टा यू बराबर कितना? एनसीवी डेल्टा टी। जी सर, ये इक्वेशन 2 आ गई मेरे पास, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अभी इससे पहले जस्ट इक्वेशन कराई थी मैंने, इक्वेशन 1, दैट इज कितनी? एनएफआर डेल्टा टी बाय 2। ठीक, तो फर्स्ट इक्वेशन ये रही फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पर निकाल ली, ये रही। सर कांस्टेंट प्रेशर पे क्यों नहीं निकाली? यार डब्ल्यू भी आ रहा है ना बाबू, हाँ इसलिए डब्ल्यू भी आ रहा है, डेल्टा डब्ल्यू भी आ रहा है। हमने जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे देखा तो हमने डायरेक्ट देखा, सर मजा आ गया सर, जितनी हीट दी जा रही है वो केवल डेल्टा यू में है, और डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमने पहले भी निकाला इक्वेशन में, यह आ गया इक्वेशन 2। दोनों को कंपेयर करो, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, दोनों को कंपेयर किया। पहली इक्वेशन ये रही एनएफआर डेल्टा टी बाय 2, दूसरी इक्वेशन एनसीवी डेल्टा टी, राइट। अब क्या करो, ये समझ गए ना बेटा, ये इक्वेशन कहां गई? ये इक्वेशन डन। डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा यू इक्वल्स टू एनसीवी डेल्टा टी। ठीक, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों से कंपेयर करो, देखो ध्यान से, एन डेल्टा टी दोनों में कॉमन है, कॉमन है, तो सीवी बराबर क्या हो जाएगा? एफ आर बाय 2, खत्म। सीवी क्या है? यहां से खेल बनेगा। अब एफ क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब आप सीवी, सीपी, गामा ये निकालना सीखोगे बेटा। तो मेरा जो मेन मकसद था बेटा वो यहां तक आना था, यहां से हम क्वेश्चंस पर आएंगे अब सीधा। ठीक, तो क्या बोला मैंने? सीवी बराबर क्या होता है? सीवी बराबर होता है सर, दैट इज द सीवी मेरे पास क्या है? सीवी मेरे पास क्या है बताइए, क्या होती है सीवी? सर दैट इज अ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है बेटा, राइट। So this is what F R by 2. F is a degree of freedom, R is a gas constant, that is कितना? वैल्यू कितनी आई थी? 8.3, 25 by 3। ठीक है ना, लिख लो यहां पर 25 by 3। ठीक है बेटा, यूनिट मैंने लिखी हुई है। चलो इधर देखो, अब Cp निकालना है, तो सर Cp माइनस Cv बराबर R, अभी बताया था आपने। ठीक, तो Cp बराबर आ जाएगा R प्लस Cv, तो यहां से आ जाएगा F प्लस 2 by 2 इंटू R। ये लो, ये Cp आ गया। क्या आया? Cv बताइए पहले सर, दैट इज एफ आर बाय 2। सीपी क्या होगा? सीपी क्या होगा? ऐड कर दो उसमें आर, कितना हो जाएगा सर? एफ प्लस 2 अपॉन 2 इंटू आर। ठीक है, अब आ जाओ गामा। गामा बराबर सीपी बाय सीवी होता है बेटा, गामा बराबर सीपी बाय सीवी। सीपी कितना है सर? सीपी इज द एफ प्लस 2 अपॉन 2 इंटू आर, और ये आ जाएगा एफ आर बाय 2। सॉल्व किया सर, आया एफ प्लस 2 अपॉन एफ। कितना आया? एफ प्लस 2 अपॉन एफ। क्लियर है बेटा, तीनों बात कंप्लीट है। सीपी सीवी ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब बेटा पूरी कहानी जल्दी से सुनो फटाफट। हमने इंटरनल एनर्जी देखा, एक एटम की एक मोड में निकाली थी 1/2 kBT, वहां से शुरुआत करी और फिर निकाल के लाए n मोल की f मोड में। कितनी? कितनी? 1/2 NFR बाय 2 डेल्टा टी। ठीक, ये आ गई, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू बराबर कितना? NFR डेल्टा टी बाय 2। ठीक है, फिर मैंने आपको सिखाया और एक तरह से इंटरनल एनर्जी। कैसे सर? आपने ना दो सिस्टम बनाए, एक कांस्टेंट वॉल्यूम और एक कांस्टेंट प्रेशर वाला। सर कांस्टेंट वॉल्यूम पे सर वर्क तो होता नहीं है, तो जितनी हीट दी जाएगी ना सर वो सारी की सारी कहां जाएगी? चेंज इन इंटरनल एनर्जी में। तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू, और डेल्टा क्यू बराबर कितना? एनसीवी डेल्टा टी। तो डेल्टा यू बराबर आ गया एनसीवी डेल्टा टी, और इसको हमने उस इंटरनल एनर्जी से कंपेयर किया। और सीपी, उधर सीपी ज्यादा होती है कि सीवी ज्यादा होता है? सर सीपी ज्यादा होता है, क्योंकि इधर वर्क भी होता है। ठीक है,
अब क्या मिला सर, दोनों को इधर से हमारे पास जो आया डेल्टा एन सी वी डेल्टा टी बराबर डेल्टा यू, और उधर से डेल्टा यू बराबर एन एफ आर डेल्टा टी बाय टू, दोनों को कंपेयर कर दिया सर। कंपेयर करते ही हमारे पास सीवी मिल गया। सीवी कितना एफ आर बाय टू, सीपी कितना एफ प्लस टू अपॉन टू आर, और गामा बराबर कितना सर एफ प्लस टू अपॉन एफ। डन, क्लियर, ठीक। अब आते हैं बेटा हम कहां, ये बात समझ आ गई ना आपको अच्छी तरह से। चलो बेटा अब मैं फटाफट डिग्री ऑफ फ्रीडम पे चलूंगा, फिर हम क्वेश्चंस पर आएंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है बेटा, अलग अलग गैसेस की बात की जाएगी। यहां पर 3 तरह की गैसेस की हम बात करेंगे। पहला करेंगे मोनो एटॉमिक के लिए, फिर डायटोमिक के लिए, फिर ट्राई एटॉमिक के लिए, ठीक है। मोनो एटॉमिक की अगर बात करें तो हमारे पास मोनो एटॉमिक गैस ये रही। मोनो एटॉमिक गैस के चलने के लिए कितने तरीके हैं सर? ट्रांसलेटरी चल सकता है तो इधर चल जाएगा, या इधर चल जाएगा, या इधर चल जाएगा, या ये घूम सकता है सर। जब ये घूम सकता है तो घूमते टाइम क्या होगा, इसकी एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसकी रेडियस बहुत कम है एटम की, राइट। तो उस कंडीशन में हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं बेटा, घूमने वाले पार्ट को। तो नेग्लेक्ट अगर कर दिया मैंने, क्योंकि रेडियस, क्योंकि सेपरेशन बहुत कम है, डिस्टेंस बहुत कम है, तो क्या हो जाएगा, तो हमारे पास सर रोटेशन वाला तो हो गया 0, तो केवल 3 ट्रांसलेटरी बचेंगे। तो केवल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या रहेगी इसकी 3। ये लो, छोटी छोटी बातें, बड़ी बातें नहीं है। तो 3 तरह से चल सकता है सर ये ट्रांसलेटरी, एक्स में, वाई में और जेड में, ठीक है, डन। अब आते हैं हम कहां, डाई पर। डाई एटॉमिक गैस में कौन कौन आ रहा है, जैसे मानो H2O2 आ रहा है, राइट, N2 आ जाएगा, ETC। और इसी में एक बेहतरीन एग्जांपल लीनियर ट्राइएटॉमिक। लीनियर ट्राइएटॉमिक मतलब है तो ट्राइएटॉमिक, है तो क्या ट्राइएटॉमिक, समझ रहे हो क्या, है तो ट्राइएटॉमिक, लेकिन किस में काम आएगा, डायटोमिक में काउंट किया जाता है, ठीक है बेटा, इस तरह से। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं लीनियर ट्राइएटॉमिक। और दूसरे ट्राइएटॉमिक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन लीनियर। तो लीनियर ट्राइएटॉमिक भी किस में आता है, डायटोमिक में आता है, इसको याद रखना, ठीक। अब यहां पर देखो बेटा कैसे सर, इसके मॉड कैसे निकालेंगे। पहला देखो, चलने वाला देखो, एक्स में जा सकता है, वाई में जा सकता है, जेड में जा सकता है, 3 ट्रांसलेटरी हो गए, ये हो गए। अब ये क्या ऐसे घूम सकता है, ऐसे ऐसे घूम सकता है, देखो ये है ना ऐसे, ये ऐसे है ना, ये घूम सकता है ऐसे, हाँ सर। तो ये ऐसे घूम सकता है, तो जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में घूम रहा है ना, तो जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में घूम रहा है, इसका मतलब एक रोटेशन हो गया, ठीक। ये तो हुआ इसके रेस्पेक्ट में। अब मुझे बताओ क्या ये ऐसे घूम सकता है, हाँ सर। तो ये वाई के रेस्पेक्ट में घूम सकता है, हाँ सर। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा सर ये ऐसे घूम सकता है, ऐसे घूमेगा तो इसी एक्सिस पे रहेगा, तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे हम। तीसरा वाला, पहला देखो, ये ट्रांसलेटरी 3 समझ आ गए, एक्स में, वाई में और जेड में जा सकता है, ठीक। उसके बाद सर ये ऐसे घूम सकता है, तो ये तो हो गया जेड के रेस्पेक्ट में घूमना। ये सर ऐसे घूम सकता है, ये ऐसे तो घूम गया। अब ये ऐसे घूम सकता है, हाँ ये ऐसे घूम सकता है, तो ये हो गया किसमें, वाई के रेस्पेक्ट में। और तीसरा ये ऐसे घूम सकता है, तो ऐसे घूमेगा तो इसी एक्सिस पर, तो इसी एक्सिस पर तो काउंट करेंगे नहीं। तो कितने हो गए हमारे पास, 2 रोटेशनल हो गए और 3 ट्रांसलेटरी हो गए। तो 3 ट्रांसलेटरी और 2 रोटेशनल, कितना मिल गया, 5 मिल गया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना मिल गया, 5। ये लो, किसमें डाई एटॉमिक में या लीनियर ट्राइएटॉमिक में, ठीक। अब आता है कि अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो सर, कितना ज्यादा, हाई टेम्परेचर, क्वेश्चन में देगा, आपको परेशान नहीं होना है, क्वेश्चन में अपने आप देगा वो। अगर हाई टेम्परेचर है 3000 केल्विन या उससे ज्यादा, तो उस कंडीशन में इनके पास वाइब्रेटिंग मॉड भी होंगे। वाइब्रेटिंग मतलब कैसे सर, ये अपनी अपनी जगह पे वाइब्रेट भी करेंगे। वाइब्रेट करेंगे तो और एक मॉड होगा, केवल यही होगा बस, वाइब्रेटिंग मॉड। तो कितना हो जाएगा फिर सर, 3, 2 रोटेशन और 2 वाइब्रेशन, टोटल कितना हो गया, 7। क्लियर, समझ गया बेटा क्या बोला मैंने। तो स्पेशल कैटेगरी एक टेम्परेचर की, इतने टेम्परेचर से ज्यादा में क्या क्या होगा, 2 और आ जाएंगे वाइब्रेशन वाले, ठीक है, डन, याद रहेगा आपको, ठीक है। आगे देखो ट्राई में क्या होगा सर, ट्राई में हमारे पास देखो फटाफट, ट्राई में हमारे पास इस तरह से मान लीजिए, ये लो। अब बताओ सर, देखो ये लीनियर तो जा ही सकते हैं, एक्स में, वाई में और जेड में, ये तो हो सकता है, ठीक है। तो सर ट्रांसलेटरी तो है ही। अब देखो, अब ये इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में पूरा घूम सकता है कि ये ऐसे है ना, तो ये घूम सकता है, हाँ सर। इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में घूम सकता है, हाँ सर। इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में घूम सकता है, हाँ सर। तो रोटेशन भी कितने हो गए, 3, तो टोटल कितने हो गए, 6, खत्म, समझ गए, ठीक है। ध्यान से सुनो अब डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कितना तरह से वो चल सकता है नॉर्मली। जो हमारे पास मोनोएटॉमिक गैस है वो कैसे चलेगी, वो ट्रांसलेटरी, ऐसे जा सकता है पार्टिकल, ऐसे जा सकता है और ऐसे जा सकता है, ठीक है। रोटेशन में हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, रेडियस बहुत कम है, ठीक। दूसरे नंबर पे आता है डायटोमिक। डायटोमिक में क्या होता है सर, नॉर्मल टेम्परेचर पे बात करेंगे 3000 से पहले, तो क्या होगा, तो सर उसके पास ट्रांसलेटरी तो 3 है ही, साथ में होंगे रोटेशनल 2 ऐसे, एक ऐसे
और एक ऐसे। सर एक्स वाला जीरो हो जाएगा, जिस एक्सेस के रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो उसी एक्सेस के रेस्पेक्ट में घूम रहे हैं तो वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो 3 और 2 5 हो गए, 3 तो ट्रांसलेटरी और 2 रोटेशनल, ठीक। फिर आए ट्राई पे, ट्राई पे क्या हुआ, अच्छा सेकंड के अंदर हाई टेम्परेचर पे क्या होता है सर, 2 और आ जाते हैं वाइब्रेटरी, तो 7 हो जाते हैं, ठीक है ना, वो स्पेशल केस है। ट्राई के अंदर क्या देखा सर, ट्राई में हमारे पास 3 तो ट्रांसलेटरी और 3 हो गए हमारे पास रोटेशनल, तो कितने हो गए, 6 हो गए। कंप्लीट है बेटा, कंप्लीट है मेरा बच्चा, पक्का, शाबाश। अब मैं एक टेबल बना रहा हूं, टेबल को ध्यान से सुनना और इस टेबल को नोट कर लेना, अपने चिपका लेना, ठीक है ना, अपनी दीवार पे कहीं पर भी। मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक। डाई एटॉमिक के अंदर ही मेरे पास मैं उसको लीनियर ट्राइएटॉमिक को भी ले रहा हूं डाई के अंदर ही, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना, 3 5 और 6, ठीक है। सीवी याद करो, याद करो, अभी हमने सीवी सीपी और गामा निकाला था, याद है। सीवी क्या आया था, एफ आर बाय 2, सीपी क्या आया था, एफ प्लस टू अपॉन टू इंटू कितना, एफ प्लस टू अपॉन 2 इंटू आर। और गामा कितना आया था सर, दैट इज सीपी अपॉन सीवी, दैट इज एफ प्लस टू अपॉन एफ, ठीक है, राइट। यहां पर रखो, तो सर सीवी निकालेंगे तो 3/2r, यहां पर 5/2r, यहां पर 3r, वैल्यू रखनी है बस आपको, f रखना है डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहां पर आ जाएगा 5/2, यहां पर 7/2, यहां पर 4। सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, देखो इधर सीपी बाय सीवी आ गया 5/3, ये 7/5 और ये आ जाएगा 4/3, आर से आर कट जाएगा। ध्यान से देखोगे आप तो जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ रहा है वैसे वैसे गामा घट रहा है, ये भी चीज अगर कभी पूछ ले तो आप ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ रहा है वैसे वैसे गामा घटता है, ठीक है बेटा, क्लियर। टेबल समझ आ गई आपको। तो सीपी सीवी क्यों सिखाए थे आपको, ये समझ आ गया। सीपी और सीवी क्यों सिखाए थे, ये बात समझ आ गई क्या, पक्का बेटा, ठीक है। एक बार मैं फटाफट जल्दी से फिर रिवाइज करा देता हूं मेरे बच्चों को। जल्दी से देखो बेटा, क्या खेल खेला हमने बड़ा छोटा सा खेल खेला, इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे। सबसे पहले सर 1 एटम की, 1 मॉलिक्यूल की, वन मोड में कितना, 1/2 kBt। फिर Na एटम्स की या फिर एक मोल एटम की एक मोड में कितनी, Na इंटू 1/2 kBt, Na इंटू kb को हमने बोल दिया R, गैस कांस्टेंट, ठीक है, 8.3, 25/3। फिर उसके बाद एक मोल की F मोड में कितनी, F इंटू 1/2 RT। फिर N मोल की F मोड में कितनी, NF RT/2। तो यही चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगा हमारे पास, दैट इज व्हाट, दैट इज डेल्टा यू बराबर NFR डेल्टा T/2, ठीक। इसके बाद बहुत गंभीर बात बताई मैंने आपको, क्या कि सर दो तरह से हम हीट दे रहे हैं, एक तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कांस्टेंट प्रेशर पे। कांस्टेंट वॉल्यूम में जब दी जाती है सर तो वर्क तो होता नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो वर्क नहीं होगा, तो सारी हीट दी गई ना सर उसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी में जाएगी। तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू बराबर NCV डेल्टा टी होगा। यहां से एक बात समझ आ गई कि अभी इससे पहले इंटरनल एनर्जी निकाली थी डेल्टा यू, और यहां से भी इंटरनल एनर्जी निकाली है डेल्टा यू, दोनों को बराबर करना है सर। अच्छा सीपी वाली क्यों नहीं कर रहे, सीपी वाली इसलिए नहीं कर रहे कि यहां से जब आप एनर्जी दे रहे हो NCP डेल्टा टी एनर्जी दे रहे हो, तो वो इंटरनल एनर्जी में नहीं, वहां पर वर्क भी होगा, तो इसलिए हम इसके बराबर नहीं कर सकते, क्योंकि यहां तो वर्क भी आ रहा है। यहां कर सकते हैं क्योंकि यहां मजा आ गया सर, सारी हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी में चली गई है, देखो। तो इसको इक्वेशन 2 बोल दिया हमने, बिल्कुल की पॉइंट है सारे। इसमें क्यों नहीं कर रहे हैं, इससे ही क्यों करते हैं, कहां से मिलाते हैं, फॉर्मूला कहां से निकलता है, ये सारी बातें गंभीर है बेटा, समझ में आती नहीं है लोगों को। तो NCV डेल्टा टी, इक्वेशन 1 और 2 दोनों से डेल्टा यू दोनों को कंपेयर कर दो। जैसे ही दोनों का डेल्टा यू कंपेयर किया, ये आ गया। डेल्टा यू कंपेयर करते ही सीवी दिख गया आपको, सीवी बराबर FR/2, सीपी बराबर F प्लस 2/2 इंटू कितना, इंटू आर, ये रहा। और गामा बराबर कितना सर, F प्लस 2/F, ये रहा, क्लियर, राइट। इसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करी, मोनो के लिए कितना सर, मोनो के लिए हमारे पास हो जाएगा 3। इसके बाद डाई के लिए कितना सर, नॉर्मल पे 5, और सर अगर हमारे पास 3000 से ज्यादा है तो उस कंडीशन में वाइब्रेटरी भी होगा, तो 2 और आ जाएंगे तो 7, और ट्राई के लिए होता है सर हमारे पास 6। इसके बाद टेबल बना ली, खत्म, यहां तक की सारी पिक्चर खत्म है, सारी पिक्चर खत्म है। ये सारी चीजें आपको एक बार पढ़ने के बाद खुद लिखनी है बेटा, मेरी गारंटी है मेरे बच्चों, अगर आपने लिख लिया ना बेटा तो इनके सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे, कैसे भी देखना, लेकिन ये कम से कम आपको याद रहना चाहिए बेटा, ठीक है ना, कम से कम मेन सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, और याद रहे तो, और टफ नहीं है बेटा, इजी है, एक बार लिखो इनको बस ना, याद करके एक बार लिख लो इनको। चलो क्वेश्चन पर आए बेटा, अब क्वेश्चंस की बौछार करते हैं, धड़ाधड़ देखो फटाफट। द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर 5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट द प्रेशर P एंड टेम्परेचर T, राइट, व्हेन ऑक्यूपाइंग अ वॉल्यूम V विल बी व्हाट, ठीक है, ठीक है। इक्वेशन देखो,
आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है सर? पीवी बराबर एनआरटी, एनआरटी पीवी बराबर आरटी लिखा हुआ है, मतलब एन पे लोचा है सारा। एन क्या होता है? मोल, और मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास, याद होना चाहिए आपको, मास अपॉन मोलर मास। मास किस में होना चाहिए? ग्राम में। मास कितना दे रखा है सर? 5 ग्राम। मोलर मास, मोलर मास बताओ जल्दी से सर। O2 सर 32, मोलर मास कितना? 32, 5/32 आरटी, खत्म। तो पीवी बराबर 5/32 आरटी, ये लो बेटा, खत्म है। ठीक है, एक एक करके सारे क्वेश्चंस खत्म करोगे। अभी धीरे धीरे देखो इंटरनल एनर्जी पे कैसे खत्म करेंगे हम। द क्वांटिटी पीवी बराबर केटी। अब जिसको वो रिलेशन नहीं याद, वो कुछ कर ही नहीं सकता बेटा, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। पीवी बराबर एनआरटी, बच्चे को ये याद होता है। और अब अगर उस जिसने ढंग से पढ़ा है, जिसने लेक्चर देख लिया अपना, उसको ये पता है सर आपने हमें बताया था कि एक मोल के लिए या एक एटम की एक मोड के लिए होती है 1/2 kBt, तो Na के लिए हो जाएगी 1/2 kB इंटू Na। तो सर kB मतलब बोल्ट्जमान कांस्टेंट इंटू Na बराबर सर आपने R बताया था, याद है ना? ठीक, यहां से मेरे पास, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? यहां से मैं R लिख सकता हूं, लिख सकता हूं क्या? हाँ सर। R बराबर क्या लिख दूं? PV बराबर R की जगह Na इंटू केबी बराबर इंटू टी। ठीक, अब हमसे क्या पूछा देखो, पीवी बटा कितना सर? केटी। तो पीवी बटा केटी, ये लो, बराबर कितना आ गया? N इंटू Na। ठीक है, N इंटू Na क्या हो जाएगा सर? Na नंबर ऑफ एटम्स या Na मॉलिक्यूल्स हैं, तो N मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। समझ गए क्या? समझ गए? पक्का? अगर मैं बोलूं मेरे पास अभी Na मॉलिक्यूल्स हैं, तो मैं बोलूं 10 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये एक्चुअल में हमें क्या दे रहा है? ये मोल दे रहा है कि मॉलिक्यूल्स दे रहा है सर? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रहा है सर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझ गए बेटा? ठीक है, एक मोल में इतने, तो 10 मोल में कितने? तो 10 इंटू कितना? 10 इंटू 6.02 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स। डन? क्लियर? तो क्या देगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस, खत्म। क्लियर है? डन? आगे चले? चलो बेटा आगे देखो, आगे क्या है? आगे मेरे पास द नंबर ऑफ ट्रांसलेशन डिग्री, राइट, ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस H2 ले लो। टोटल हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? F होती है सर नॉर्मल टेम्परेचर पे 3 + 2 मतलब 5। अब इस 3 + 2 के अंदर सर 3 होता है ट्रांसलेटरी। अब बच्चा क्या करता है जल्दबाजी में ना, कुछ देखता ही नहीं है। ये होता है ट्रांसलेटरी और ये होता है रोटेशनल। उसमें आपसे केवल ट्रांसलेटरी पूछा है, तो ट्रांसलेटरी का आंसर क्या आएगा? कितना? 3। केवल ट्रांसलेटरी बताना है। बच्चा ट्रांसलेटरी देखता ही नहीं है, उसको कॉन्सेप्ट एक्चुअल में पता ही नहीं है, वो डायरेक्ट देखता है डिग्री ऑफ फ्रीडम सर डाई एटॉमिक के लिए सर 5, खत्म, चला जाता है आगे। ध्यान रखो बेटा, ट्रांसलेटरी पूछा है। समझ गए? आगे देखो, टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम द एक्सप्रेशन इज, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें निकालनी है। ठीक है, द एक्सप्रेशन है डिग्री ऑफ फ्रीडम F के लिए बताओ। तो सर गामा बराबर हमें पता है होता है कितना? F + 2 अपॉन F, ये होता है। ठीक, यहां से आएगा सर गामा F बराबर कितना? F + 2, राइट। यहां से आ जाएगा सर गामा F माइनस F बराबर 2, राइट। F बराबर गामा -1 बराबर 2, F बराबर 2 अपॉन गामा -1। इतने स्टेप से लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, ये लो 2 अपॉन गामा -1। क्लियर? क्लियर है बच्चा? पक्का? ठीक, बहुत बढ़िया। आगे देखो, द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट Cp अपॉन Cv बराबर गामा आपको दिया हुआ है। ठीक है सर, Cp अपॉन Cv बराबर गामा आपको दिया हुआ है। इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम n, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको n दी हुई है, Fn दिया हुआ है। ठीक है, राइट। चलो गामा में वो रिलेशन याद है आपको सर? गामा बराबर होता है F अपॉन F + 2 मतलब n अपॉन n + 2। ठीक, निकालना क्या है आपको? डिग्री ऑफ फ्रीडम में रिलेशन चाहिए, तो गामा बराबर कितना हो जाएगा? n अपॉन, इसको मैं लिख दूं, क्या लिख सकता हूं इसको मैं? बताओ, इसको हम लिख सकते हैं, निकालना क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम n निकालनी है ना। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें n दिया हुआ है। ठीक है सर, तो गामा बराबर हो जाएगा हमारे पास दिस n अपॉन n + 2, तो 1 अपॉन गामा। सुनो ध्यान से, यहां से मैं लिख दूं इसको, यहां से मैं लिख देता हूं इसको 1 अपॉन गामा बराबर कितना हो जाएगा? n + 2 अपॉन n हो जाएगा, राइट। चलो यहां से थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दें बेटा। कैसे लिखें सिंप्लीफाई करके?
सिंप्लीफाई करके कैसे लिखे बताओ सर? यहां से हम इसको लिख सकते हैं n अपॉन एन प्लस 2 अपॉन एन, लिख सकते हैं क्या? देखो सॉल्व करोगे तो यही बनेगा ना बेसिकली, n प्लस 2, ठीक है। तो हमारे पास 1 अपॉन गामा आ गया सर, 1 अपॉन गामा। हाँ यहां पर गड़बड़ हो गया ना, ऊपर देखो हमने रिलेशन गलत लिख दिया, f प्लस 2 अपॉन एफ होता है, ठीक। तो गामा बराबर कितना, f प्लस 2 अपॉन एफ, ये होता है बेटा। तभी मैं सोचूं गड़बड़ कैसे हुआ, ठीक है, अपॉन एन, ये लो अब सॉल्व कर लो। गामा बराबर कितना, n अपॉन एन प्लस 2 अपॉन एन, कितना आ गया 1 प्लस 2 बाय एन। क्लियर बेटा, आ गया कहां है ऑप्शन, 1 प्लस 2 बाय एन। क्लियर, डन, पक्का समझ आ गया, शाबाश, बहुत बढ़िया। आगे देखो, आगे क्या है, द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम आर डिनोटेड बाय दिस, ठीक है। गामा हमें दिया हुआ है, देन CV इज इक्वल टू, CV निकालना है बेटा। अच्छा CV क्या होता है बताओ सर? CV होता है दिस FR/2, हमने निकाला ना अभी, ठीक। आपको गामा दिया हुआ है ऑलरेडी, हाँ सर, गामा बराबर कितना, CP अपॉन CV पता है हमें, तो कितना होता है सर, F प्लस 2 अपॉन एफ होता है, ठीक। यहां से F निकाल के यहां रख दो, खेल खत्म हो जाएगा। कितना आएगा सर, ये हो जाएगा गामा F बराबर F प्लस 2, तो यहां से आ जाएगा F गामा माइनस 1 बराबर 2, मतलब F बराबर कितना, 2 अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है, राइट। यहां से गामा बराबर 2 अपॉन गामा माइनस 2 अपॉन, यहां से आ जाएगा F बराबर कितना, 2 अपॉन गामा माइनस 1 रख दो यहां पर। CV बराबर कितना, R अपॉन 2, F की जगह कितना, 2 अपॉन गामा माइनस 1, बेटा 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, R अपॉन गामा माइनस 1 CV। खत्म, खत्म बच्चा, क्लियर, CV आ गया, R अपॉन गामा माइनस 1। क्लियर है ना, कहां पे है सर, R अपॉन गामा माइनस 1, सर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्लियर, चले बेटा आगे, आगे चले, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है देखो, द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज दिस। बेटा मोलर स्पेसिफिक हीट आपको दे रखी है, किस पर, किस पर दे रखी है, कांस्टेंट प्रेशर पर, CP कितना है, 7/2R, राइट। द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम, किस पर निकालना है सर, रेशियो निकालना है, कांस्टेंट प्रेशर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट प्रेशर हमारे दे रखा है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए हमें रिलेशन पता है सर, और वैसे तो आपको डायरेक्ट आ जाना चाहिए, पर फिर भी देखो हमारे पास CP बराबर होता है CV प्लस R, होता है ना, CP माइनस CV बराबर R। तो सर CP बराबर हमारे पास दे रखा है कितना, और यहां से आ जाता है CP माइनस R बराबर हो जाता है सर CV। तो CP कितना है, 7/2R माइनस R बराबर CV, तो बराबर कितना आ जाएगा, 5R/2, ये लो, ठीक है बेटा। तो CV आ गया। अब CP कितना है, CP है सर 7/5R, और CV कितना है सर 5R/2, तो सर ये 2 से हमारे पास 5R/2, 7/2 है ना, ये 7/2, ठीक। ये 5R, ये 2 से 2 गया, R से R गया, कितना आ गया, 7/5 है क्या कहीं पर, ये रहा सर 7/5। क्लियर, क्लियर है बच्चा, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलें आगे, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है सर, हीलियम गैस इज फिल्ड इन अ सिलेंडर पिस्टन एट 300 केल्विन टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इज 100 जूल, ठीक है। सर सबसे पहले इंटरनल एनर्जी दे रखी है हमें कितनी, 100 जूल, ठीक है। अब इसका डिवाइडेशन होगा, देखो हीलियम गैस है, मोनो एटॉमिक गैस है, हीलियम गैस के पास मॉड कितना होता है, मॉड कितने होते हैं सर, 2 होते हैं, नहीं 1 होता है सर, कितना मॉड, तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके पास होता है 3, और 3 ही कैसा होता है, ट्रांसलेटरी होता है, ट्रांसलेशन होता है, ठीक। रोटेशनल कितना होता है, 0। तो मैं अगर बोलूं आपके पास बेटा, क्या बोला है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज 100 जूल, तो सारा का सारी हमारे पास एक तो है ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, एक है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो सर सारी की सारी जो एनर्जी है ना सर, सारी की सारी जो एनर्जी है वो ट्रांसलेटरी वाली तो होगी सर, क्योंकि रोटेशनल तो 0 है, क्योंकि मोनो एटॉमिक के अंदर रोटेशनल जैसी तो कोई बात होती नहीं है। मोनो एटॉमिक में तो क्या होता है, सारा ट्रांसलेटरी होता है। तो सर इसके पास केवल होगी ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, और दैट इज व्हाट, ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, और वो पूरी की पूरी होगी 100 जूल सर, जितनी उसके पास इंटरनल एनर्जी है। तो सेकंड क्या होगा सर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसके पास 0 है, क्योंकि इसके पास रोटेशनल है ही नहीं सर, डिग्री ऑफ फ्रीडम है ही नहीं रोटेशनल वाला, तो खत्म है सर, उसमें कुछ होगा ही नहीं, ठीक। अब इसी क्वेश्चन को मैं बदल दूं अगर H2 गैस के लिए, तो अब आपको दिमाग लगेगा। सर देखिए
टोटल एनर्जी कितनी है सर 100 जूल, 100 जूल। और अंदर ट्रांसलेटरी और रोटेशन का रेशियो क्या होता है सर 3:2 होता है सर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है ट्रांसलेटरी और रोटेशनल काइनेटिक, ट्रांसलेटरी काइनेटिक और रोटेशनल काइनेटिक। तो सर ट्रांसलेटरी वाला और रोटेशनल वाला, तो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी जो है सर वो कैसे निकाले सर, 3 होता है ना मॉड ऑफ, तो 3 हो गया हमारे पास, 3 अपॉन टोटल कितना 5 इंटू 100, ये आ गई ट्रांसलेटरी, कितना आ गया, कितना आ गया सर 60 जूल। तो 60 जूल तो हो गई सर हमारे पास कितनी ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी। और अगर मुझे रोटेशन निकालनी है तो वैसे तो आप माइनस कर दो 100 में से 60, 40 बचेगा, और निकालना है तो ऐसे निकाल लो, देखो रोटेशन का पार्ट कितना है 2/5 इंटू 100, कितना आ गया 40 जूल, खत्म, ये लो ये आ गया। ठीक है बेटा, समझ आ गई बात, कैसे निकाला मैंने, क्लियर है। और पहले देख लो गैस कौन सी है, यहां पर डाई एटॉमिक गैस है, तो डाई एटॉमिक गैस के लिए क्या होगा सर, डाई एटॉमिक गैस के लिए हमारे पास ट्रांसलेटरी भी होगा और रोटेशनल भी होगा, तो 3:2 में टूटेगा सर, 3:2 में टूटेगा, टोटल एनर्जी 100 है सर, हमने इंडिविजुअल निकाल लिया सर, कोई बड़ी बात है क्या, नहीं है। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। अगला देखो, अगला क्या है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 मोल H2 गैस फिल्ड इन अ सिलेंडर पिस्टन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी, कितने पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अब दिक्कत है, सुनो ध्यान से, क्या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तो पूछी है लेकिन टोटल नहीं दी, तो सर टोटल हमें पता है सर, कैसे पता है सर, इंटरनल एनर्जी हमेशा क्या होती है NCV डेल्टा T होती है सर, और NCV सर हमें पता है कितना होता है FR/2 होता है सर, तो सब हमें पता है सर, कितना मोल है सर 2 मोल है। F कौन सी गैस है H2, H2 के लिए बताइए मुझे क्या होगा सर, H2 के लिए या तो ना सर हम रोटेशनल वाला पार्ट कितना होता है, रोटेशनल कितना होता है सर, ट्रांसलेटरी और रोटेशनल सर डाई में ना 2 होता है सर, तो ये आ गया 2 R/2 इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना, डेल्टा टी कितना सर, डेल्टा टी हो जाएगा 300, ये लो समझ गए, ये कट गया मेरे पास 2 से 2, कितना आ गया 600 R, ये आ गया 600 R जूल, चाहो तो R की वैल्यू रख देना आप। तो ये कौन सी निकल गई सर, ये मेरे पास निकल गई काइनेटिक, डायरेक्ट निकाल ली मैंने, अरे समझे कि नहीं। इसके अलावा आप एक तरह से और कर सकते थे, ये तो हो गया फर्स्ट जो डायरेक्ट आपने कर लिया, एक और कर सकते थे सेकंड, कैसे देखो ध्यान से, सेकंड में क्या कर सकते थे आप सर, टोटल एनर्जी निकाल लो, N FR/2 इंटू डेल्टा टी, कितना 300 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कर लिया, ठीक। अब यहां पर ना देखो बेटा, N कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं सर, 2 हैं, F कितना, डाई के लिए पूरा कितना होता है सर 5 होता है, 5 R/2 इंटू 300, कितना हो गया सर 1500 R, ये टोटल हो गया, ये टोटल डिवाइड होगा किस किस में सर 3 और 2, तो सर ये तो हुआ ट्रांसलेटरी वाला, और ये हो गया सर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशनल निकालूंगा तो क्या करूंगा 2/5 इंटू 1500 R, कितना आ गया बेटा 300 R, और 300 R इंटू 2 कितना 600 R, ये लो बेटा खत्म, समझ गए बच्चा, ये सेकंड तरीका हो गया। तो टोटल निकाल के भी कर सकते हो, अदरवाइज आपको F अगर अच्छी तरह पता है तो छोड़ो ना, F आपको पता है सर, रोटेशनल की बात हो रही है तो हमें पता है सर 3 तो ट्रांसलेटरी वाले हैं और 2 रोटेशनल वाले हैं, तो डायरेक्ट हम F रखेंगे सर 2, क्या दिक्कत है इसमें, करो भाई कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ओके मेरा बच्चा, क्लियर है बात, पक्का समझ में आ गई पूरी बात अच्छी तरह से, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो लास्ट, अ मिक्सचर ऑफ, ठीक है, अ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैसेस हैज 1 मोल ऑफ नियॉन, 2 मोल ऑफ N2 एंड 3 मोल ऑफ ओजोन, मोनो डाई और ट्राई तीनों आ गई इसके अंदर, क्या निकालना है बेटा, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द मिक्सचर, ठीक है सर, डेल्टा यू बराबर लिख देंगे डेल्टा U1 प्लस डेल्टा U2 प्लस डेल्टा U3, ठीक है, डेल्टा U1 कितना सर NCV डेल्टा T, NCV2 डेल्टा T प्लस N1 N2 N3 CV3 डेल्टा 3 डेल्टा T, ठीक रखो। N कितना मोल दिया हुआ है सर 1 मोल, CV बराबर क्या होता है FR/2, डेल्टा T कितना है हमारे पास, डेल्टा T कितना है सर T, राइट, प्लस N2 कितना है सर 2, वही FR/2 इंटू T प्लस 3 इंटू FR/2 इंटू कितना सर FR/2 इंटू T, रखे बेटा सबकी वैल्यू, चलो सबकी वैल्यू, डिग्री ऑफ फ्रीडम रखो,
सर मोनो के लिए होती है हमारे पास कितनी 3, प्लस डाई के लिए होती है सर 5, प्लस ट्राई के लिए कितनी होती है सर 6। ठीक है बच्चा, कितना आ गया, ये आ गया सर हमारे पास 3/2, प्लस यहां पर देखो, यहां पर आ गया मेरे पास 5R, राइट। टी भी चलेगा साथ में जी सर, ये टी चल रहा है, प्लस यहां पर कितना आ गया बेटा सर, ये आ गया 9RT। ठीक है, डन, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, नहीं सर। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा सर, ये हमारे पास हो जाएगा दैट इज 3/2 प्लस, बेटा एक बार देख लो मिस्टेक तो नहीं है कहीं पर सर, हमारे पास CV बराबर FR/2 FR/2 FR/2। ठीक है, तो FR/2 हमारे पास हो गया, F हमारे पास कितना है मोनो के लिए सर 3 है, 3R/2, यहां पर हो गया सर 5R/2। ठीक है, यहां पर हो गया सर हमारे पास 6R/2। ठीक है, हमारे पास हो गया 9, ये 5, राइट। चलिए ठीक है, 9 5 कितना हो गया बेटा, कितना हो गया 14, 14 प्लस ये आ गया हमारे पास 3/2 RT प्लस 14RT। ठीक है, चलो सॉल्व करें थोड़ा, कितना आ जाएगा, ये 2 है ना मेरे पास, ये 2 है, 3/2, राइट। चलो बेटा कितना आ जाएगा देखो फटाफट, तो सर ये हमारे पास आ गया, देखिए ये हमने 2 LCM लिया, यहां पर कितना आ गया 3R, प्लस यहां पर कितना आ गया 28RT, कितना आ जाएगा 31RT/2, ये लो खत्म। ठीक है बेटा, कंप्लीट है, कितना आ गया 31RT/2, ये लो डन। तो इस तरीके से मेरे बच्चों आपसे इंटरनल एनर्जी के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, मिक्स करके, ताकि दोनों तीनों डायटोमिक, मोनोएटोमिक, ट्राइएटोमिक तीनों मिक्स करके भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, और बहुत सारी बातें बेटा इसी के अंदर हमें पढ़नी है, पर दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। अगर आपको यहां तक की बात आ गई ना बेटा, तो अब आपको दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि अब आपको प्रोसेस पढ़ने और इंजन पढ़ना है, केवल आपको हीट इंजन और रेफ्रिजरेटर पढ़ना है, खत्म हो गया आपका खेल। ठीक है ना, तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग वर्क डन बाय द ऑल द प्रोसेसेस पढ़ेंगे, ऑल द प्रोसेस पढ़ेंगे पहले तो। ठीक है ना, कौन कौन से प्रोसेस हैं, और वर्क डन पढ़ेंगे उनमें जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सारी बातें इस लेक्चर की अगर कंप्लीट है बेटा, ठीक है, कंप्लीट है मेरे बच्चों पूरी तरह से। ठीक, और जहां पर आपको लगे, जहां जहां मैंने आपको बताया वहां पर आप कमेंट मुझे कर देना। अगर सीपी और सीवी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है बेटा, डन। तो मिलते हैं वापस से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके डियर, टेक केयर, बाय।